नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत में इस समय गांधी नाम का डंका बजने लगा है और इसकी गूंज बीजेपी को परेशान कर रही है। 5 राज्यों में से 2 राज्य यानी छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन दोनों राज्यों में मतदान के लिए अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में पहले फेज का यानी पहले चरण का मतदान होगा और मिजोरम में भी इसी दिन वोटिंग है। राहुल गांधी पहले ही मिजोरम जा चुके हैं, वहां पदयात्राएं की या कहें तो भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन उन्होंने किया वहां पे मिजोरम में। आप सबने देखा, स्कूटी की सवारी भी किया, ये स्कूटर की सवारी कह सकते हैं, वो भी उन्होंने की अपने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में। और उसके बाद राहुल गांधी तेलंगाना गए थे जहां 3 दिनों तक रहे और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ 2 दिनों के लिए राहुल गांधी पहुंचे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या कुछ किया था उसकी कुछ तस्वीर, कुछ वानगी आप देख रहे थे अभी, क्योंकि वो धान काट रहे थे। तो राहुल गांधी मिजोरम से होते हुए छत्तीसगढ़ और वाया तेलंगाना पहुंच चुके। धान की फसल काट करके राहुल गांधी ने बता दिया कि उनके इरादे क्या हैं। आपने कल देखा और सुना कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने न सिर्फ धान की फसल काटी बल्कि किसानों मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की। आइए इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जरा राहुल गांधी के कल की उस बाइट से, उस बयान से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज इस चर्चा में हम कुछ चीजें अलग देखने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या राहुल, प्रियंका, इसमें सोनिया गांधी भी जोड़ सकते हैं, यानी गांधी फैमिली ने, गांधी परिवार ने डंका बजा दिया है। क्या अपने ही नेताओं से घिर रहे हैं या अपने ही नेता जो हैं, या कहें तो भाजपा के नेता ही भाजपा को घेर रहे हैं, या भाजपा के नेता ही, बड़े बड़े नेता ही मोदी जी को घेर रहे हैं? ये सारे सवाल, इन सवालों का जवाब आज खोजेंगे, ढूंढेंगे, पर्दा इससे हटाएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, धान काटने के बाद क्या कुछ कल कह रहे थे, सुनिए। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की और सारे के सारे किसान, सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है, उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। सुबह हमने पूछा, किसानों से पूछा, उनकी जमीन के बारे में पूछा और मैंने उनसे पूछा, भाई आप जमीन का रेट क्या है? सीधा मुझे जवाब देते हैं, राहुल जी यहां पे कोई जमीन बेचना नहीं चाहता, हमें अब जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा है, हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है और हम चाहते हैं कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मजबूत हों। तो कांग्रेस पार्टी बकौल राहुल गांधी चाहती है कि किसान, मजदूर और खासकर छोटे मजदूर और मजबूत हों
और इस मजबूती के लिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी कर सकती है वो यहां बता रहे हैं। 7,000 रुपए जो न्याय योजना के तहत देने की बात यहां कह रहे हैं राहुल गांधी, वो थोड़ा कम है और इसको आगे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर रहे हैं। ये तमाम बातें और इसके साथ साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब तो राहुल गांधी की बातें हैं, लेकिन इस चुनावी गहमा गहमी से अलग भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आखिर कहां हैं। नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह राज्य गुजरात पहुंच गए। हालांकि आज उन्हें मिजोरम में रहना चाहिए था, मगर मिजोरम का प्लान उन्होंने न जाने किस वजह से कैंसिल कर दिया और वो गुजरात पहुंच गए। गुजरात में मोदी जी को पहले पूजा पाठ करते हुए देखा गया, फिर रोड शो करते हुए मोदी जी को पाया गया। अगर मोदी मिजोरम जाते तो शायद मणिपुर पर सवाल उठते, इसीलिए वहां का रुख न करना ही शायद मोदी जी ने बेहतर समझा होगा। इधर आंध्र प्रदेश जाने की जहमत भी मोदी जी ने नहीं उठाई। आंध्र प्रदेश का जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं, वहां चुनाव नहीं है दोस्तों, उसके पड़ोसी राज्य या उसी से निकला हुआ एक राज्य तेलंगाना में चुनाव है। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात कल हमने आपको बताई थी कि वहां 2 ट्रेनें जो हैं वो आपस में टकरा गई हैं। 12 से ज्यादा लोग चल बसे इस दुनिया में नहीं हैं, काफी घायल हैं, लेकिन वहां जाने की जहमत भी मोदी जी ने नहीं उठाई। रेल दुर्घटना के बाद संवेदना का एक आध ट्वीट और मुआवजे का ऐलान, बस इतनी ही जिम्मेदारी मोदी जी दिखा सके। उनके लिए अभी गुजरात में करोड़ों के प्रोजेक्ट और शिलान्यास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाना ज्यादा जरूरी काम है। तो मोदी जी ने अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं और कि बतौर प्रधानमंत्री उनका इंटरेस्ट किन कामों में है। इधर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी बता रही है कि उसके लिए जरूरी काम कौन से हैं। जैसे मोदी तो इजराइल फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन सोनिया गांधी ने आज एक लेख लिखकर बता दिया है कि इस समय इंसानियत दांव पर है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में क्या कुछ लिखा है उसका, और इजराइल फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं इसलिए इजराइल फिलिस्तीन से रिलेटेड जो बात उन्होंने लिखी है ये आपके सामने है, स्क्रीन पर है। लिख रही है सोनिया गांधी की गजा में मानवता की परीक्षा ली जा रही है। इजराइल पर हुए क्रूर हमलों से इंसानियत कमजोर पड़ी थी। अब इजराइल की असंगत और समान रूप से क्रूर प्रतिक्रिया से हम और कमजोर हो गए हैं। हमारी सामूहिक चेतना के जागने से पहले न जाने कितनी जानें जाएंगी, ये कह रही हैं सोनिया गांधी। बहुत ही यहां सारगर्भित और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लिख रही हैं सोनिया गांधी। तो दोस्तों सोनिया गांधी ने बता दिया है कि वो निर्दोषों और मासूमों के साथ खड़ी हैं। सोनिया गांधी सामूहिक चेतना की बात कर रही हैं, लेकिन बीजेपी न जाने कब जाकर चुनावी चेतना और सत्ता के मोह से बाहर निकलकर इस सामूहिक चेतना में आएगी। लेकिन बीजेपी के नेता अब भी राहुल गांधी और उनकी मोहब्बत की दुकान के नारे के पीछे खड़े हैं। कल केरल में एक हादसा हो गया, आप जानते हैं। केरल में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस बात को खींचकर राहुल तक ही ले आए। बीजेपी के ये सारे स्टंट बता रहे हैं दोस्तों कि गांधी नाम का खौफ उसे चैन से रहने नहीं दे रहा है। कल राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में जिस अंदाज में बीजेपी और मोदी पर हमला बोला था, अभी थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे थे, आज प्रियंका गांधी ने, जबकि प्रियंका गांधी को बुखार था और बुखार में भी प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार में पहुंची और प्रियंका गांधी ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जिस सिलसिले को राहुल गांधी यहां तक पहुंचाए। प्रियंका गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग हिस्सों में, खैरागढ़ वहां राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है, राजनांदगांव से बिल्कुल बगल में है, और खैरागढ़ जो है ये यूनिवर्सिटी संगीत महाविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन खैरागढ़ का रिश्ता एक और है, उसके बारे में भी प्रियंका गांधी ने यहां जिक्र किया और कैसे उस रिश्ते को वो गांधी नेहरू परिवार तक से जोड़ रही हैं यहां पे प्रियंका गांधी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा प्रियंका गांधी बिलासपुर भी पहुंची जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की और छत्तीसगढ़ की धरोहर और कांग्रेस के वादों पर अपनी बात की प्रियंका गांधी। क्या कुछ यहां उन्होंने कहा है, जिस रिश्ते की बात मैं कह रहा हूं, जरा उसको सुन लेते हैं। देखिए, खैरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे, और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा।
बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये जो नाम इससे जुड़ा है, इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे और जैसे ही नतीजा आया उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। तो दोस्तों एक बात यहां गौर फरमाने वाली है कि उधर राहुल गांधी भी कि वादे करते हैं हम और पूरा तुरंत करते हैं, और वही बात यहां प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि वादा किया और जैसे ही हमारी सरकार बनी 3 दिन के अंदर 3 दिन के भीतर खैरागढ़ को जिला बना दिया। यानी कि कांग्रेस वादा करती है और उसे पूरा करती है। कल राहुल गांधी की एक बाइट आपने सुनी थी जिसमें कह रहे थे राहुल गांधी कि हम उनमें से नहीं हैं जो 15 लाख रुपए का वादा करते हैं, जो 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। हम उनमें से हैं जो आज कहते हैं और जैसे हमारी सरकार बनती है हम उसे पूरा करते हैं। और इस राह पर चलते हुए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी यहां पेश कर रही है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत कर आई और जितने वादे किए कांग्रेस ने, जितनी गारंटियां कांग्रेस ने दी, उन गारंटियों को भी वहां पर उसने पूरा करके दिखाया। और वहां से अब चलते हुए ये गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उधर मिजोरम, इन तमाम राज्यों में। और सभी राज्यों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन सब ने जोरदार प्रचार किया है। और वो जिस अंदाज में, खासकर प्रियंका गांधी जिस अंदाज में बीजेपी को घेरती हैं, उससे बीजेपी एकदम तिलमिला जाती है। प्रियंका गांधी की एक और बाइट सुनाना चाहता हूं जिसमें वो किस ढंग से घेर रही हैं, कैसे अपनी बात रख रही हैं, जरा ये भी सुन लीजिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप चुनिए कि आपको किस तरह की राजनीति, किस तरह की सरकार चाहिए। धरातल पे काम दिखना चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी पब्लिसिटी की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। देख लीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि बड़ी बड़ी मीडियाबाजी हो रही है, ठीक है, देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिए इसको, खोखली बातें कौन कर रहा है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। 18 सालों से इनको ये बात नहीं सूझी कि बहनों को थोड़ी बहुत राहत हर महीने देनी चाहिए। 18 साल से नहीं सूझी। 2 महीने पहले लाडली योजना निकल गई। लाडली योजना के तहत अब धड़ाधड़ पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को। तो भाई 18 साल के लिए क्यों नहीं दिए? 18 सालों से सरकार है, आपको मालूम है 3 सालों में 21 रोजगार दिए इन्होंने। 21 रोजगार। शर्म आनी चाहिए आपके सामने, अपना मुंह दिखाना है इनको। ये मोदी जी आपको कह के गए थे कि नहीं कि करोड़ों रोजगार बनाएंगे, कहीं कहां गए वो रोजगार? कहां से मिलते हैं? यहाँ तमाम नौजवान खड़े हैं, कहां भाई केंद्र से तुम्हें रोजगार मिला? ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपके प्रदेश में ऐसी सरकार है जो अभी भी आपको रोजगार दे रही है, वरना इनकी नीतियों से अगर आपका प्रदेश चलता 5 सालों में तो साथ में देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, 17 बलात्कार एक दिन में, यहां से वहां तक जाने की सुरक्षा नहीं, और कहते हैं कि लाडली योजना निकालेंगे। तो यहां प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ से, न सिर्फ छत्तीसगढ़ की जो वहां प्रयासरत भाजपा है,
कि किसी भी ढंग से आ जाएं हम शासन में, उसको घेर रही हैं, बल्कि वो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश को भी घेर रही हैं, वहां की मुख्यमंत्री को भी घेर रही हैं, उनकी लाडली बहना योजना को भी घेर रही हैं। अपने तेवर में यहां प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं और इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस किस राह पर आगे बढ़ रही है, जबकि मोदी जी या भाजपा अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनावी राज्यों की राह पकड़े या अपने घर में, खासकर मोदी जी अपने घर में ही रहें। वैसे भी बीजेपी के सांसद जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और वरुण गांधी मोदी जी को जिस तरह घेर रहे हैं, उससे समझ आ रहा है कि मोदी की पकड़ अब अपनी पार्टी पर भी कमजोर पड़ चुकी है या पड़ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, सोनिया गांधी की चिट्ठी और आलेख आपने लगातार देखा, पढ़ा, सुना, और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषणों को, उनके तेवर को भी देख रहे हैं। तो दो अलग अलग राह है, लेकिन एक के तेवर और दूसरे के तेवर में बहुत फर्क। आखिर ऐसा फर्क क्यों हो रहा है? आइए आज न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि क्या इस बार कांग्रेस का बजेगा डंका, क्या अपने ही घर में या अपने ही कर रहे हैं भाजपा का खेल खत्म। बहुत सारे सवाल, इन सवालों का जवाब खोजने ढूंढने की कोशिश करते हैं आज इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए 8 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, विजय शंकर सिंह साहब रिटायर्ड IPS ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए हैं, जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी, और जो जुड़ेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं, मुद्दों पर आधारित कमेंट लिखिए। चुनाव का वक्त है, बहुत ज़रूरी भी है। अगर आपके राज्य में चुनाव है तो वहाँ क्या हाल है, सूरत हाल ज़रूर बयां कीजिए। सीधा आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही। प्रियंका गांधी को आज बुखार था, बुखार में वो पहुँची, थोड़ा लेट पहुँची थी, लेकिन उनका भाषण अभी देख रहे थे, सुन रहे थे। और कल राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ को तो हिलाकर रख दिया इन दोनों भाई बहनों ने, और ऊपर से सोने में सुहागा जो कहते हैं, सोनिया गांधी ने आज एक आलेख लिख दिया एक अखबार में। उस आलेख की दिन भर चर्चा हो रही है। तीनों के छोटे छोटे नमूने, थोड़े थोड़े नमूने हमने यहाँ पेश करने की कोशिश की। दूसरी तरफ एक नमूना और पेश किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको आज मिजोरम में होना चाहिए था, वो अपने गृह राज्य पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद वो रोड शो भी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर रोड शो यहाँ करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। कल 31 तारीख है, आज 30 तारीख, आज ही के दिन मोरबी की घटना हुई थी, याद कीजिए। और गुजरात में उस वक्त चुनाव का समय था, और मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। मोदी जी पहुंचे थे वहां, बहुत लेट पहुंचे थे। उस वक्त मोदी जी कहीं और थे, भाषण दे रहे थे। आज सालगिरह है, बरसी है मोरबी की, और कल बरसी है, कल पुण्यतिथि है देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी। लेकिन कल स्टैचू ऑफ यूनिटी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ माल्यार्पण भी करना है, क्योंकि जन्मदिन भी है सरदार पटेल का। तो दो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब में एक हादसा, ट्रेन हादसा भी हो गया उधर, उसकी चर्चा भी हमने की। बहुत कुछ यहाँ हम रख चुके हैं, उसको रिकैप कर रहा था जस्ट आपके पास आने से पहले। अब आपके पास सीधा आना चाहता हूँ। सवाल ये है कि देश की राजनीति के दो अलग अलग पहिए दो दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गांधी परिवार, जहां हम गांधी का डंका बजते हुए बता रहे हैं, और एक नरेंद्र मोदी जो सत्तारूढ़ हैं अभी। दोनों की राजनीति के फर्क को और आज की तारीख में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, जो मूल प्रश्न आपने पूछा कि आज की तारीख में मोदी जी वहां रोड शो क्यों कर रहे हैं गुजरात के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी को ये अनुभूति हो गई है कि पूरे देश में जनता उनके खिलाफ हो गई है। वो शायद ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या गुजरात की जनता, अगर ये स्थिति होगी कि सारे प्रदेशों में उनकी चुनाव में हार होगी और हर प्रदेश उनका साथ छोड़ देगा, तो क्या गुजरात उनके साथ खड़ा रहेगा, जिससे कि वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री पद पर वापस गुजरात जा पाएंगे। आप देखिए कई घटनाएं और हो रही हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है, वहां पे जो जरोंदे पाटिल, जो वहां मराठा लीडर हैं, जो भूख हड़ताल पे हैं, वहां स्थिति क्या है
बीड के अंदर एनसीपी अजीत पवार गुट के एक विधायक के घर में जनता ने आक्रमण किया, और क्या जो नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन जनता का कितना आक्रोश वहां पे बढ़ गया है। एक घटना तेलंगाना में हुई, आप देखिए, तेलंगाना के अंदर वहां बीआरएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यह होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है, लेकिन जनता आक्रोशित है। जहां यह कहा जाता है भक्तों के द्वारा कि देखिए मोदी जी के शासन में पूरे देश में शांति है, केरला में शांति है क्या? जो विस्फोट हुआ है, और देखिए कितना इन लोगों के कल्पना शक्ति कितनी बड़ी है। ये कहते हैं कि ये हमास ने करवाया है। अरे अगर हमास ने करवाया है, हमारे देश की सीमाएं क्या इतनी सुरक्षित नहीं हैं? क्या हमारा सूचना तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा देश जो कि इस समय आक्रमण को झेल रहा है, वो हमारे एक देश के एक प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आतंकी हमला कर सकता है? तो ये देश की स्थिति है। एक और चीज राजीव जी देखिए, राहुल गांधी से जो अखिलेश यादव की बात हुई, आज से अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा शुरू कर दी, और उन्होंने जो प्रेरणा ली, जो राहुल गांधी से प्रेरणा ली, प्रियंका गांधी से प्रेरणा ली, तो इसका मतलब यह है कि अब ये सारे क्षेत्रीय नेताओं को समझ में आ गया है, अपने अपने राज्यों में आपको मेहनत करनी है, जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलना है और लोगों को संगठित करना है, जिससे ये सरकार। और देखिए राहुल गांधी ने, राजीव जी, एक और बात कही, उसका संदर्भ भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को यह सारी सुख सुविधाएं अडानी जी से वसूल कर दी जाएंगी। देखिए मर्म समझिए चीज का, 12-13 लाख करोड़ के ऋण माफ होना उन पूंजीपतियों के जो कि बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, कंपनी सिक हो जाती है लेकिन उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता। ऋण उनका माफ होना चाहिए या ऋण किसानों का माफ होना चाहिए, छोटे व्यापारियों का होना चाहिए? क्या हमको ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करना है जहां बड़े बड़े पूंजीपति, लिस्टेड कंपनी सारे बिजनेस को एकाधिकार के माध्यम से अपने साथ ले जाएं? सीमेंट इंडस्ट्री की राजीव जी स्थिति देखिए आप, सीमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह से अडानी जी ने मोनोपोलाइज कर लिया है। एक और कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए वो तैयार बैठे हैं, और उनको गुजराती जो भाई मित्र हैं उनको वो देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। रॉ मेटीरियल प्राइसेस सीमेंट इंडस्ट्री में 40% गिरे हैं और सीमेंट के प्राइस बढ़ गए। इसका मतलब यह है मोनोपोली का नुकसान। एक और राजीव जी आपको खबर मिली होगी, महाराष्ट्र से हीरा व्यापार को गुजरात के अंदर शिफ्ट करने का, सूरत के अंदर शिफ्ट करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। मुंबई की अर्थव्यवस्था में हीरा व्यापार का जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसको गुजरात सूरत शिफ्ट करने की बात हो रही है, और बहुत बड़ा एक वहां भवन बनाकर उसमें सारे व्यापार को। तो ये महाराष्ट्रियन को भी बात समझनी चाहिए, ये तेलंगाना के लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो पूरी की पूरी व्यवस्था आज के तारीख में जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो सोनिया जी ने जो बात कही है, यही मर्म की बात है। ना हम हमास के जो आक्रमण हुआ, आतंकी हमला उन्होंने इजराइल किया, देश हमारा उनका समर्थन करता है, ना इजराइल आज की तारीख में जो कर रहा है देश उसका समर्थन करता है। हम युद्ध विराम चाहते हैं, खून बहना बंद हो, ये चाहते हैं, लेकिन हमारे जो वहां पे मीटिंग हुई और उसके अंदर हमने एब्सटेन किया, हम इसका विरोध करते हैं। भारत को शांति के लिए हमेशा ऐतिहासिक काल से जो हमने प्रयास किया है वो होना चाहिए था। एब्सटेन करने का मतलब यह है आप चाहते हैं कि पूरे फिलिस्तीन को खत्म कर दिया जाए और हमास का दंड जो फिलिस्तीनी हैं और गरीब बच्चे और महिलाएं उनको मिले। युद्ध विराम होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए, और विश्व जो है उसको विश्व बंधुत्व के तरफ ले जाने का प्रयास सबको मिलजुल कर करना चाहिए। जी, बहुत सारी बातें और कई आयाम, कई अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट में, केंद्र बिंदु में जो चुनाव हैं 5 राज्यों के, उन चुनावों की बात हम कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस कहां खड़ी है और कहां खड़ी है भाजपा। और सबसे बड़ा सवाल यहां यह कि आखिर पिछले 20 दिनों से जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद से प्रधानमंत्री आखिर कहां हैं? अपने गृह राज्य में आज पहुंचे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? ये सवाल सबसे पहले हम लोगों ने उठाया था, अभी 3 दिन पहले उस पर चर्चा कर रहे थे, और इस सवाल पर अब बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या चुनावी राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नाता तोड़ लिया है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे
लाल किले से भाषण दें तो वो भी चुनावी भाषण होता है, चाहे वो सदन के अंदर भाषण दें वो भी चुनावी भाषण होता है। लेकिन आखिर चुनावी राज्य में जाके भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों के साथ साथ दूसरी तरफ जो एक बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी के आगे अब मोदी जी खुद को बौना समझने लगे हैं, साबित हो रहे हैं ऐसा? बौना से मतलब छोटा। आना चाहता हूं सीधा शकील अख्तर जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं? इधर तैयारियां और मीटिंग्स चल रही हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब आप बेहतर बताएंगे, सब यहां अभी बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। देखिए राजीव जी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन सारी जगह में प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में वहाँ की जनता के नाम वो चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन जिस मिज़ोरम में चुनाव है वहाँ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मणिपुर के जो हिंसा हुई है उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में ये पहला चुनाव है, और मणिपुर और पूरा पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो इस वक्त ये चाहते थे कि उन्हें कोई हीलिंग टच दे, उन्हें आके कोई ये बताए कि हम तुम्हारे साथ हैं, देश तुम्हारे साथ है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि प्रधानमंत्री जो हैं वो मणिपुर तो गए ही नहीं और मिज़ोरम जाने से भी कतरा गए। अब आप देखिए कि मिज़ोरम की स्थिति क्या है। वहाँ पे ये जो पूरा चुनाव है ये विस्थापितों के मुद्दे पर हो रहा है। वहाँ पे जब हिंसा के ख़िलाफ़ एक रैली निकाली गई, वो बहुत बड़ी रैली थी, हमारे मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कवर हुआ, सोशल मीडिया में भी थोड़ा सा कवर हुआ। उस रैली में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे मिज़ोरम के, वो भी शामिल हुए और पूरा का पूरा मिज़ोरम उस रैली में शामिल था। वो शांति के लिए रैली थी। और आज स्थिति ये है कि वहाँ के लोग बड़े साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि हम अब बीजेपी को यहाँ पे वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार बीजेपी को वहाँ एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। जो चुनाव है वो मुख्यतः वहाँ पे दो क्षेत्रीय पार्टियों के बीच हो रहा है। एक MNF है जिसके भी वहाँ सरकार है, और जिसके मुख्यमंत्री जोराम थंगा है, और दूसरा जो है एक जोरम पीपुल्स मूवमेंट है उनके बीच में। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस भी काफ़ी अच्छा कर रही है। राहुल गांधी वहाँ गए और उससे पहले राहुल गांधी मणिपुर भी गए। चुनाव में हार जीत हो या न हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे ये संदेश देना कि देश आपके साथ खड़ा हुआ है। देखिए, भारत के अंदर जितनी विविधता है, भाषा की, खान पान की, जाति की, धर्म की, उसमें उसकी एकता का एकमात्र सूत्र ये है कि केंद्र जो है किसी के साथ भेदभाव न करे, सबके साथ उसके मुसीबत के वक्त जाके खड़ा हो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि मोदी जी फेल हो गए। मणिपुर नहीं गए और उसके बाद मिज़ोरम उन्हें जाना था। मिज़ोरम से भी वो संदेश दे सकते थे कि मैं यहाँ आया हूँ अभी और ये चुनाव हो जाने दीजिए, मैं भाइयों और बहनों आपके पास भी आ रहा हूँ। लेकिन वो काम भी वो करने में असफल साबित हुए। अब स्थिति क्या है? अब जो राहुल गांधी का फोटो दिखा रहे थे, फसल काटने वाला, तो राजनीति में एक मुहावरा बहुत प्रचलित है। नेता लोग अक्सर बड़े दुख के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारी फसल तो खड़ी हुई है मगर हम काट नहीं पाते। राहुल गांधी ने एक फिनिशर का काम किया है। हरियाणा में उन्होंने धान की रुपाई की थी और अब वो उसको काट रहे हैं। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है कि खड़ी फसल को काट लेना, उसको अपने खलिहान में ले आना। एक माहौल बनता है राजनीति में। कांग्रेस का एक माहौल था, पिछली बार कई बार बना, लेकिन कांग्रेस उसको वोटों में तब्दील करने में असफल रही। जैसे उत्तराखंड बहुत बड़ा उदाहरण है, पंजाब एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड में कांग्रेस हारी, पंजाब में हारी। उसके पहले के लोकसभा चुनावों की हम बात नहीं कर रहे, 2014 और 19 की पुरानी बात हो गई है, काफ़ी बात की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया कि हमें अपनी खड़ी फसल को काटना है। हिमाचल में वो किया, कर्नाटक में वो किया, और अब 5 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खुद अपने हाथ में हंसिया लेके बता दिया कि हम फसल काटेंगे, अपने खलिहान में लाएंगे। जी
जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन तस्वीरों की बात आप कर रहे हैं और जिसका विश्लेषण कर रहे हैं कि खड़ी फसल को अगर आप काटने की आप में क्षमता है, शक्ति है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और फसल तो लगाना उगाना जितना आसान नहीं है, उससे ज़्यादा मुश्किल है फसल को काटना और उसको सुरक्षित रखना। जो किसान हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी फसलें आप भी देख के आ रहे हैं उधर राजस्थान से, और राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंच चुके हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन 5 राज्यों में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें वहां बहुत तेज़ी से बदल भी रही हैं। साथ साथ ये भी हो रहा है कि अभी चूंकि दोनों पार्टियों के टोटल कुल प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरे हैं, इसलिए भी बहुत कुछ अभी खुल करके कहना अच्छा भी नहीं है और मुश्किल भी है, ये भी माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो इन राज्यों में भी परिस्थितियां वैसी ही दिखाई दे रही हैं जो कहीं ना कहीं मोदी जी को किनारे रखती हैं। जरा पहला आपसे सवाल यही है कि क्या ये एक एक्सपेरिमेंट माना जाए कि हां अभी तक मोदी जी के नहीं जाने से बीजेपी को फायदा हो सकता है, ये है, या यहां मोदी जी ने जो अपने आप को किनारे कर लिया है वो कहीं ना कहीं ये है कि कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद आरएसएस ने जो कहा था उस पर अमल कर रहे हैं। तो दो बातें हैं, जरा इस पर विश्लेषण करना चाहता हूं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ आप सोचते हैं मोदी जी के इस चुनाव से खुद को अभी तक किनारे रखने से। आज 30 तारीख है, 21 दिन हो गए मोदी जी नहीं गए चुनाव में। जी देखिए, मैं जो अपने ही घर कर रहे हैं भाजपा का खेल खत्म, इस पर भी आऊँगा। राजस्थान में बड़ी दिलचस्प कहानियां बन रही हैं कि बीजेपी के जो रेबल कैंडिडेट हैं, लेकिन जो सवाल है आपका कि मोदी जी अभी तक क्यों नहीं गए हैं, देखिए जो मेरी समझ में आया, जितना मैंने ट्रेवल किया मध्य प्रदेश और राजस्थान, बीजेपी के पास इन विधानसभा चुनावों में, चाहे हम अलग अलग राज्यों को ले लें, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें अलग अलग राज्यों में ना इन सभी राज्यों के लिए कोई एक सेंट्रल नैरेटिव, कोई एक नारा, कोई एक बात बन नहीं पाई है। देखिए, इजराइल वहाँ काम नहीं कर रहा है, हिंदू मुसलमान काम नहीं कर रहा है, कम से कम विधानसभा चुनाव में तो नहीं काम कर रहा जितना मैं देख कर आ रहा हूँ। तो मोदी जी या बीजेपी के बड़े नेता वहाँ अभी तक इसलिए नहीं गए हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अमित शाह ने कल राम मंदिर का नाम लिया है मध्य प्रदेश से, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि मोदी जी जाएंगे तो बोलेंगे क्या। तो सबसे बड़ा सवाल ये, और मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ आप क्या प्रॉमिस करेंगे? 18 साल से आपकी सरकार थी वहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से दुविधा है, या इसकी खोज हो रही है कि मोदी जी जाएं तो बोलें क्या इन राज्यों में। तो एक तो ये कि अभी बीजेपी इसको शायद क्रैक नहीं कर पाई है कि बोलें क्या, क्योंकि कांग्रेस तो जातिवार जनगणना का भी मामला उठा रही है जहाँ पे बीजेपी नहीं एंटर कर सकती। कांग्रेस रोजगार का मामला उठा रही है। कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस के पास बहुत सारी बातें हैं अपने किए हुए कामों को गिनाने की, वो गिना भी रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सामने दुविधा है कि वो क्या गिनाए, क्योंकि जनता कुछ और बात कर रही है। तो मुझे लगता है ये दुविधा है कि आपने बड़े नेताओं को तो बैठा दिया पवेलियन में चुनाव के पहले, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, चाहे वो जो है मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान हो, या छत्तीसगढ़ में या तेलंगाना में तो कोई था भी नहीं था। तो आपने बड़े नेताओं को तो बैठा दिया पवेलियन में, और अब आप खुद जा नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से एक कारण होगा कि जाएंगे तो करेंगे क्या, ऐसी क्या चीज़ वो बोल दें कि कांग्रेस रिएक्ट करे और कांग्रेस फंस जाए। तो ये हुक अभी मोदी साहब तैयार नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मिजोरम भी नहीं गए। अब सवाल ये है कि जो बीजेपी के वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग गेम ये चल रहा है कि बीजेपी अपने ही लोगों को या तो फंसा रही है या खुद फंस गई है कि जितने पैराशूट से उतारे गए नेता हैं सबके खिलाफ वहाँ पे विद्रोह है।
सबके खिलाफ कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। अब आप देखिए, मैं बता चुका हूँ, मैं सवाई माधोपुर गया था। सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा हैं, उनके खिलाफ बीजेपी की पुरानी कैंडिडेट रेबल खड़ी हो गई हैं, आशा मीणा। अब अब आप देखिए एक और बड़ी दिलचस्प, चित्तौड़गढ़ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी वहां से जीतती रही है, बहुत साल से जीतती रही है चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ में ये हो रहा है राजीव जी कि वहां के सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं मिला, चंद्रभान सिंह को। वो मोदी और अमित शाह का पोस्टर लगाकर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। वो अपने प्रचार में, अपनी रैलियों में मोदी और अमित शाह का पोस्टर लेके चलते हैं, तो वो रिबल खड़े हो गए। वहां भेजा गया है नरपत सिंह को। नरपत सिंह की दो खूबियां हैं, एक तो वो भैरव सिंह शेखावत जी पूर्व उपराष्ट्रपति के दामाद हैं, और दूसरा वो वसुंधरा राजे कैंप के हैं, तो ये भी एक पेंच है वहां पे। अब नरपत सिंह उलझ गए हैं। नरपत सिंह को भेजा गया है कहाँ से? नरपत सिंह को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से भेजा गया है। वहाँ के जीते हुए एमएलए 37,000 वोट से जीते थे। वहाँ पे दिया कुमारी को उतार दिया गया है। दिया कुमारी को लोकल प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही राज्यवर्धन राठौर का मामला है। तो बीजेपी जगह जगह जो है वो इनके रिबल जो खड़े हो गए हैं और वो मुकाबले को बड़ा दिलचस्प बना रहे हैं। तो तमाम इक्वेशंस के साथ साथ एक बड़ा इक्वेशन वहाँ पे ये भी बनेगा कि बीजेपी, जिसको कि माना जाए कि सेंट्रल राजस्थान में थोड़ा सा एज है, और वहाँ पे भी अगर ये रिबल की चुनौती आएगी तो वो जहाँ पे उनको थोड़ा मजबूत, जैसे मान लीजिए चित्तौड़गढ़ की सीट है, मजबूत सीट है, लेकिन मैंने बताया कि कैसे वो फंस गई है वो सीट। तो इस तरीके से बीजेपी अपने ही जो रिबल कैंडिडेट है, और उसमें नड्डा जी भी बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो अभी फायर फाइटिंग पूरी उनसे हो नहीं पाई है। वो सब मैदान में है और वो मोदी जी का और अमित शाह का पोस्टर लगा के चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा उनको समर्थन मिल रहा है। आशा मीणा को अच्छा समर्थन मिला, बहुत भीड़ जुटाई उन्होंने। ये क्या कहते हैं, चंद्रभान सिंह सिटिंग एमएलए है, वो जहाँ जा रहे हैं वो हजारों की भीड़ जमा कर रहे हैं और पोस्टर लगाते हैं मोदी जी का। आधिकारिक कैंडिडेट भी जो है मोदी जी का पोस्टर लगा रहा है। कार्यकर्ता जो है वो चंद्रभान सिंह के साथ है, क्योंकि सिटिंग एमएलए है। इस तरीके की स्थिति बीजेपी कई विधानसभाओं में जहाँ बीजेपी स्ट्रांग रही है, वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पे कांग्रेस को बिना कुछ किए भी फायदा मिल सकता है। राजीव जी, कई ऐसे, यानी अपने ही कर रहे हैं, भाजपा का खेल खत्म जो हम लिख रहे हैं उसी को यहाँ उसी का विश्लेषण कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। एक राज्य राजस्थान और वहाँ 1-2 सीटों का विश्लेषण देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और यही हालत न सिर्फ यहाँ है बल्कि मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, जो यहाँ प्रशांत टंडन जी राजस्थान के लिए कह रहे हैं, मध्य प्रदेश मध्य में है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं, राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कह रहे हैं, जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं कि वहाँ तो बिल्कुल लहर है, एंटी बीजेपी लहर है। अब 230 की 230 सीटें आ चुकी हैं भाजपा की भी सामने, उम्मीदवार जो हैं यानी कि सीटों पर। फिर उसके बाद क्या कुछ आप देख रहे हैं? मालवा निमाड़, क्या यही पार लगाएगा नैया पार बीजेपी का, या यहाँ भी साफ? राजीव जी, यहाँ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के अंदर इतनी बगावत है कि गृह मंत्री अमित शाह जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने के लिए आए थे, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को एक तरफ छोड़ा और बगावतियों से 1-to-1 बातचीत करते रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन धरा का धरा रह गया। यही हाल उनका ग्वालियर में था। ग्वालियर में भी वो डैमेज कंट्रोल में जुटे रहे। उन्हें लगता है कि अगर ये डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो और भी बुरी हालत हो जाएगी। पहले ये बातें हो रही थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात के अंदाज में चुनाव लड़ेगी, यानी बहुत से विधायकों के पत्ते काटेंगे, टिकट काटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने समझौता किया क्योंकि उसे लगा कि जीतना बहुत मुश्किल है। और अब 4 नवंबर को प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं रतलाम।
यानी अमित शाह ने तो लगभग ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को ही मुख्यालय बना लिया अपना, और यहीं से राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे रतलाम में, तो रतलाम का भी एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा जो आदिवासी बहुल इलाका है, और उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये इलाका आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी को ले डूबे, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। अमित शाह ने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की एक सभा में कह दिया था कि अफसरों देख लो, अगर तुमने कमल का साथ नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लेंगे। इसका आशय स्पष्ट है कि धमकी दी गई थी। अब चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की कांग्रेस ने, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है। न तो अमित शाह को कोई नोटिस जारी किया है, न अधिकारियों से कहा कि वे बेबाक और बेखौफ होकर काम करें, ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं है। अमित शाह की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन को लेकर कि कहीं भी बगावत ना आए, तो वो सारे बगावत करने वाले लोगों से 1 to 1 बात कर रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई अब मोदी जी आएंगे तो उनका स्वागत आप कीजिए, आपके लिए कोई और व्यवस्था की जा रही है, आप परेशान मत होइए। और पार्टी में अभी एक और बात उन्होंने कही जिसको लेके कई लोग चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा सरकार बनेगी तभी तो हम तुम्हारा कुछ कर पाएंगे। बगावती लोगों से कहा सरकार बनेगी तभी हम तुम्हारा कुछ कर पाएंगे। यानी क्या अमित शाह को यह डर है कि सरकार बनना मुश्किल है, और क्या वे बगावती लोगों को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि देखिए आप मेहनत करिए ताकि सरकार बन जाए, बगावत मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बगावत कर दोगे तो हमारा क्या हाल होगा, सरकार बनाना मुश्किल होगा। कांग्रेस ने जो शिकायत की कि ये अधिकारियों को धमका रहे हैं, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन फिर भी अभी चुनाव आयोग के पदाधिकारी शांत बैठे हैं। इधर हर तरफ बीजेपी में बगावत का मामला है। जबलपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अमित शाह के सामने ही कहा कि मैं नहीं हूं पार्टी में, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये प्रभात साहू जबलपुर जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी की, जो 1980 से यानी 43 साल से बीजेपी में थे, और इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में इतने सालों से काम कर रहा हूं, यानी जब से बीजेपी बनी तब से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा रही है, मैं इससे बहुत आहत हूं। मतलब जो पार्टी अपने जिला अध्यक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाएगी उसके साथ क्या होगा। बीजेपी के एक मंत्री रहे हैं जब बीजेपी सरकार में थी, रुस्तम सिंह, वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं, वो नाराज हैं, और उन्होंने कहा कि यूपी की सीएम मायावती जी आएंगे हमारे इलाके में, उनका बेटा रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह को टिकट दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम बसपा से लड़ेंगे और बसपा को जिताएंगे, बीजेपी को नहीं जिताएंगे। यानी बीजेपी जहां जहां है वहां परेशान है, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में भी बीजेपी ने देख लिया कि बगावत के कितने बड़े नुकसान हुए थे। बीजेपी को बगावतों के कारण हमेशा मुश्किल रही, लेकिन उसका कहना कि हमसे ज्यादा बगावत तो कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस में बगावत ज्यादा दिख रही है। बीजेपी के सत्ता में आने की संभावना कम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि टिकट मिल गया तो भी जीत पाएंगे और सरकार बनेगी तब तो माहौल है। ये सब बातें बीजेपी के लिए मुश्किल बनी हुई। राजीव जी, बहुत सारी बातें हैं, और खासकर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत कुछ वहां होता हुआ, और ये एक नई जानकारी आप दे रहे हैं कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रतलाम में जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। पहुंच जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पहुंचने से पहले ही जैसे मिजोरम का उन्होंने मना कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि रतलाम के लिए मना कर दें। लेकिन प्रधानमंत्री अगर पहुंचते हैं चुनावी सभा में, वो किस ढंग से, क्योंकि उनका पहुंचना ज़रूरी है। उनको चुनावी सभाओं में सुनना बहुत मज़ा आता है। पर्सनली मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत मज़ा आता है। क्यों आता है ये कभी चर्चा में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में ना आए
तो फिर ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है और यहाँ से 2024 की उल्टी गिनती भी शुरू होती है। इसलिए भी तो ये देखना होगा। इसलिए मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मोदी जी चुनावी सभाओं में जाएं, उतरें, ताकि अभी से अपने हम सबको भी, हम जैसे तमाम विश्लेषकों को जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी पता चले कि हाँ कैसी तैयारी करके मोदी जी 2024 में जाने वाले हैं। आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। बहुत कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं, अपने ही कर रहे हैं, भाजपा का खेल खत्म ये भी कह रहे हैं, और साथ में गांधी परिवार और खासकर राहुल और प्रियंका ने कैसे डंका बजा दिया है इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। आपका विश्लेषण, बहुत कुछ सुन चुके हैं आप। धन्यवाद राजीव जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का राजनीतिक माहौल बहुत बेहतर है और कांग्रेस ने अपने आप को संगठित करके मुद्दों के आधार पर राजनीति करके लोगों के बीच गई है और लोगों का जनविश्वास हासिल किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मिजोरम में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के लिए योग्य प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कमजोरी बढ़ी है। अगर तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव में 4 सीट, उसके पहले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें जीतने के बाद एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने के बावजूद आज तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता के दावेदार बन गई है बीआरएस के खिलाफ, तो यह भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक पराजय है। आज कहीं नहीं दिखाई पड़े, कोई राजनीतिक विश्लेषक यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नज़दीक है या सत्ता छीनती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी मजबूती से वह अपने उपस्थिति को दर्ज कर रहा है और लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार वह हमलावर है। अगर आप राजस्थान की बात कीजिए तो राजस्थान में इसमें कोई राय नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में आपसी संघर्ष है, लेकिन बीजेपी में बहुत ज़्यादा है और उस राजनीतिक दल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह सत्ता की दावेदार है, सत्ता वो छीनना चाहती है, उसको ज़्यादा एकजुट होना पड़ेगा उस अपेक्षाकृत उस राजनीतिक दल के जो सत्ता में है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है, वहाँ कोई नेता, जो पार्टी हर बार इंडिया दल समूह के सामने सवाल पैदा करती है कि 2024 के चुनाव के लिए आपका नेता कौन है, गोया के चुनाव के लिए नेता महत्वपूर्ण है, यह भारतीय जनता पार्टी बताती रहती है। वही पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई नेता बताने की स्थिति में नहीं है। आज राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री का दावेदार है? ओम बिरला जी हैं, दिया कुमारी जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं, मीणा साहब हैं, ये आपके राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब हैं, मेघवाल साहब हैं। कौन मुख्यमंत्री है वहाँ? किसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हो? और आप ये तो तथ्य है कि जो विद्रोह है, विद्रोह हमेशा स्थानीय नेता कराते हैं या करते हैं, और उसको स्पेसिफाई भी स्थानीय नेता ही करते हैं। अगर आपके पास स्थानीय लीडरशिप नहीं है तो आप इन विद्रोहों का समाधान नहीं कर सकते। राजस्थान में बीजेपी के सामने स्थिति यही है, कोई लीडर आपके पास नहीं है कि जो इन विद्रोही नेताओं को, जो विद्रोह कर रहे हैं, उनको समझा बुझा सके या उनके साथ कोई संवाद कायम कर सके। केंद्रीय नेतृत्व के पास क्या स्थिति है आपके सबके सामने है, हम लोग बहस कर रहे हैं। यह बीजेपी पूछा करती थी कि चुनाव हो रहा है गुजरात में और राहुल गांधी घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में। यही बीजेपी पूछती थी कि आखिर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं गए चुनाव के दौरान। आज स्थिति है कि चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, चुनाव सिर पे है और माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी कमजोरियों को खुद बता रही है। और अगर आप अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को चुनाव में उतारते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव में, तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्षेत्र विशेष में, जिला विशेष में, राज्य विशेष में आपकी कमजोरी है। आप अपने स्थानीय संगठन या मौजूदा नेताओं के बुद्धि चुनाव लड़ने की स्थिति में आप नहीं है। राजस्थान की स्थिति क्या, जो अभी बात हो रही थी कि आप सोचिए, विद्याधर नगर एक आपकी परमानेंट सीट है, जीती हुई सीट हमेशा लगातार रही है। वहां आपने 5 बार के विधायक का टिकट काट दिया, नरपत सिंह राजवी साहब का। अब उनको ले जाकर के आप चित्तौड़गढ़ में डाल रहे हैं। वहां के जो विधायक हैं वो 3 बार के जीते हुए हैं, वो भी पॉपुलर नेता हैं, वो भी नहीं कि 2-4 हजार वोटों से जीते हों, 20,000 वोट से चुनाव जीतते रहे हैं। आपने उनका टिकट काट दिया, उनको कोई आप समायोजित भी नहीं किया। तो विद्रोह तो आप खुद ही पनपा रहे हैं।
हर राज्य अधिकांश जिलों में। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के पास हर इलाके में इसका स्थानीय छत्रप है। हर इलाके में जहां पे आप देखेंगे, चाहे वो मेवाड़ का इलाका हो, चाहे मध्य राजस्थान हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, इनके नेता हैं जो अपने अपने इलाकों में राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने अपने आप को एकजुट दिखाया भी है। आज दोनों के दोनों नेता, एक चाहे गहलोत साहब हो और चाहे सचिन पायलट हो, एक स्वर से बोल रहे हैं। तीसरी बात आपने वो कर दिया जो आप ईडी लेके चले गए। ईडी के जाने के बाद मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव और बढ़ा। लोग मान के चल रहे हैं कि आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने विरोधियों का दमन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, आप केवल ये चाहते हैं कि जो आपका विरोधी हो उससे कैसे निपटा जाए। इसका कोई संदेश मैं अगर इस बात आधार भी आप कर सकते हैं कि अगर डोटासरा साहब के पास आपने छापा डाला कि साहब पेपर लीक का मामला था, तो क्या पेपर लीक राजस्थान में ही हुआ है? पेपर लीक गुजरात में नहीं हुआ? पेपर लीक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? पेपर लीक महाराष्ट्र में नहीं हुआ? पेपर लीक मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? व्यापक घोटाला क्या है? व्यापक घोटाले के बारे में आपने क्या किया? किसके पास आपने ईडी भेजी? कौन से आपने जांच करवाई? तो ये लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं। तो ईडी का राजस्थान में जाना जो कांग्रेस की एज थी, उस एज को और मजबूत किया है। अब आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने नेतृत्व का नुकसान किया। इसमें कोई बहस नहीं है कि 2003 के चुनाव में उमा भारती जी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन बाद के जो चुनाव हुए, चाहे 2008 का चुनाव हुआ हो, चाहे 2013 का चुनाव हुआ हो, वो शिवराज सिंह चौहान ने अपने बूते सत्ता ले आए, 2/3 बहुमत की सरकार बनवाई हो, और उस शिवराज सिंह चौहान की बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के नागरिकों को खुली चिट्ठी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, लेकिन उसमें शिवराज सिंह चौहान की कोई चर्चा नहीं होती। क्या आप स्थानीय नेतृत्व का उल्लंघन करके, उसको कमजोर करके आप ये बता सकते हैं कि कौन आपकी पार्टी को लीड करेगा? कांग्रेस के साथ इसके विपरीत कांग्रेस को आप देखेंगे तो कांग्रेस का स्थानीय नेता है, हर इलाके में है, चाहे महाकौशल में हो, चाहे मालवा निवाड़ के इलाका हो, चाहे विंध्य क्षेत्र का मामला हो, चाहे ग्वालियर चंबल का इलाका, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है मध्य प्रदेश में जहां कांतिलाल भूरिया से लेकर के और कमलनाथ मुख्यमंत्री के चेहरा है। पिछले चुनाव के दौरान भी महाकौशल में जबरदस्त जीत दर्ज किया था कांग्रेस ने। तो क्या जिस इलाके में नेता है, वहां जिस इलाके में का व्यक्ति मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में राज्य में है, तो क्या इसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा? और पिछले बार भी महाकौशल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को बेहतर समर्थन मिला था। इस बार आप राकेश सिंह जी को माल्यापुता लेके यार, फगन सिंह कुलस्ते को, दो बड़े नेताओं को आपने मैदान में उतारा। क्या कहा जाता है राकेश सिंह जी कितने पॉपुलर हैं? आप डॉक्टर प्रकाश जी से पूछ सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास कोई जाता है तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि यह कार्य मेरे क्षेत्र में नहीं आता, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये रटा जवाब है उनका। फग्गन सिंह कुलस्ते साहब के बारे में, फग्गन सिंह कुलस्ते को कब आपने आदिवासी नेता के रूप में प्रमोट किया? 6 बार के एमपी हैं, और आप कितनी बार आपने उनको वहां प्रमोट किया है और किस तरह आपने उनको स्थापित करने की कोशिश की? और आज आप ये उम्मीद किए बैठे हुए हैं कि आप जो फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम पर आदिवासी आपके साथ चला जाएगा। इन्हीं आदिवासियों ने आपके समान नागरिक अधिनियम का विरोध किया, जिसकी बात आप बात कर रहे थे। उनके जबरदस्त विरोध उन्होंने अपने यहाँ दर्ज किया। चाहे महाकौशल का इलाका हो, चाहे इंदौर का क्षेत्र हो, हर जगह की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने अपने आप को संगठित किया है और मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रही है। और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी लगता है मान चुकी है कि वहां चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। न कोई नेता है, न कोई संगठन है, न कोई प्रचार है। उसके विपरीत कांग्रेस ने आक्रामक रवैया अपनाया है। सबसे बड़ी चीज है ये मेरे समझ में ये पहला चुनाव है, इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए कांग्रेस की कि कांग्रेस ने अपने आप को मुद्दों पर केंद्रित रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर अब आप अब बीजेपी के पास क्या है? अभी मैं मध्य प्रदेश में गृह मंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई 3 कि हम जनवरी में राम मंदिर बना रहे हैं, वाराणसी में हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना लिया, ये महाकाल का भी हमने कॉरिडोर बना दिया उज्जैन में, और सोमनाथ का भी कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं। क्या सरकार की उपलब्धि है ये?
सरकार इन उपलब्धियों पर जनमत हासिल कर सकती है। कांग्रेस उसके बाद नीतियों की बिल्कुल बात सुनील कर जी रही है, इसीलिए कांग्रेस का डंका बज रहा है लोगों के बीच में मुद्दों के कारण। जी मुद्दों के कारण कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी क्या कुछ कर रही है, जरा विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, जरा आना चाहता हूं पहले दीपक जी, फिर आता हूं विजय शंकर सिंह साहब आपके पास। दीपक जी, छत्तीसगढ़ का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बात और भी सुनने को मिल रही है कि जो बागी हैं कांग्रेस के, उनको बीजेपी समर्थन देकर, बीजेपी पैसे देकर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतार रही है। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं और ये खबरें भी हालांकि आप वहाँ हैं, आप देख ही रहे हैं। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। राहुल गांधी और उनके बाद प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में आना पहुँचना, और अब पिछले 5 दिनों में क्या कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं। कांग्रेस कितना मजबूत हुई है। 20 सीटों पर 7 तारीख को मतदान है, आज 30 तारीख है, मतलब अब मुश्किल से 8 दिन बचे हुए हैं। और इन 8 दिनों में कितनी तैयारियों में, कितनी मजबूती के साथ मैदान में कांग्रेस पार्टी है और कितनी मजबूती के साथ भाजपा है। राजू जी देखिए, अगर केवल पैसे से सब कुछ हो जाता तो शायद 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके बावजूद जो है वो यहाँ से कांग्रेस जीती ही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी पैसे की कमी थी, और तो 40% उसके पास बाकी ठेकेदारों के मुकाबले एक्स्ट्रा पैसा हुआ करता था, वहां भी लेकिन कांग्रेस जीती है। तो मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे जरूर चीजें होती रहती हैं। आपको याद होगा कि एक बार महासमुंद से जब अजीत जोगी लड़ रहे थे, उनके खिलाफ एक चंदूलाल साहू उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के। अजीत जोगी ने ढूंढकर वोटर लिस्ट से 16 या 17 चंदूलाल साहू जो है उनको ढूंढा और उनको भी उम्मीदवार बनाया, और बाकायदे उनको दिया होगा, किसी को 5,000, किसी को 10,000, और कोई तो शायद ऐसे भी होंगे जो ऑटो रिक्शे से आने जाने का पैसा लेके उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया होगा। तो ये सब बहुत छोटे छोटे टेक्टिक्स हैं। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के देखिए यहाँ अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, उसके बाद भगवंत मान आ चुके हैं, और काफी आप पार्टी भी यहाँ पर कर रही है। उन्होंने भी कहा हर पार्टी जो है वो ठीक है कि अपने पैसे के हिसाब से करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जिस प्रकार से एक ये जो बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, देखिए राहुल गांधी की चर्चा हम कल तक कर चुके, प्रियंका गांधी आई है, उन्होंने 2-3 और घोषणाएं इसमें जुड़ गई हैं जिसपे ध्यान लोगों का कम गया है। अब ये किया गया है कि 200 यूनिट्स तक बिजली जो है वो फ्री कर दी जाएगी। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति घायल होता है या आकस्मिक तरीके से कुछ भी होता है तो उसकी भी निःशुल्क जो है वो चिकित्सा का खर्च जो है वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ की सरकार उठाएगी। ऐसी 2-3 जो है महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है, और 5 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे आप ठीक है दूसरे पार्टियों को, कुछ उम्मीदवारों को, कुछ बागी लोगों को थोड़ी बहुत मदद करके आप उनको मैदान में ठहरने की जगह तो दे सकते हैं, लेकिन उतने से कोई चुनाव जीत नहीं जाएगा। और खासकर ऐसी पार्टी के सामने जिसकी सरकार है और बहुत मजबूत सरकार है, और वो इतनी मजबूत है कि पूरे भारत में उस पार्टी की सबसे मजबूत सरकार है, मतलब भूपेश बघेल की सरकार। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा ये होगा। दूसरी बात, आपने बताया कि ये जो गांधी परिवार के जो 2 लोग हैं भाई बहन, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण गांधी परिवार के सदस्य को भूल रहे हैं, वो है वरुण गांधी। वरुण गांधी ने कहा है, उन्होंने भी मोदी से सवाल किया है कि जो लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं उनको लेके आप क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहने लगे कि हमारा नेता कैसा हो जिसके पास पैसा हो। ये वरुण गांधी का बयान है। वरुण गांधी इसके पहले अमेठी में संजय गांधी अस्पताल को बंद करने के मामले को लेकर स्मृति ईरानी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस तरीके से गांधी परिवार केवल यही तो नहीं है, उनका जो चचेरा भाई है वरुण गांधी वो भी है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है इन 5 राज्यों के नतीजे देखने के बाद। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में अगर आप आएंगे, एक और सवाल था कि छत्तीसगढ़ के अलावा जो बाकी 4-5 राज्य हैं वहां मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं। 3 सवालों के साथ अगर हम शुरू करें कि मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं तो उसका जवाब मिल जाएगा। पहली बात कि वो कहां जाएंगे, और दूसरी बात वो क्या करने जाएंगे, और तीसरी बात कि वहां जाकर वो क्या कहेंगे। अब देखिए, मिजोरम अगर जाते हैं तो मिजोरम में जब उनको स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, वहां का मुख्यमंत्री जब कह रहा है कि आपके साथ हम मंच शेयर नहीं कर सकते, तो भला वो अपनी पार्टी के लोगों को से नजर किस तरीके से मिला सकेंगे मोदी जी।
नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज आखिरी 2 सीटों की भी घोषणा हो गई, विदिशा और गुना की। और इस पे उम्मीद थी कि जो गुजरात के जो दामाद हैं, अभी अभी मिले दामाद जो है माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम उनके 2 लोगों को तो वहां से टिकट दे दी जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वहां पे शायद मुकेश पटेल और पन्नालाल शाह को जो है वहां से टिकटें मिल गई। तो वहां पर जो सिंधिया साहब का जो हाल हुआ है वो इतना बुरा है कि वहां जाके वो क्या नजर मिलाएंगे गुजरात के दामाद से? कैसे कहेंगे कि भाई मैं आपके पहले ही 6 विधायकों के आपके समर्थक के टिकट कट गए, अब 2 के भी हमने काट दिए हैं। यही हाल राजस्थान में आप जाइए तो राजस्थान में गुजरात की समधन बैठी हुई है, मतलब इनकी बुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बुआ है वो तो एक तरह से गुजरात की वो भी समधन हुई ना, तो उनका भी बुरी तरीके से अपमान हो चुका है पिछले 2 ढाई 3 सालों में। छत्तीसगढ़ आइए तो छत्तीसगढ़ में घोषणाएं जो न केवल की हैं, 2018 की तमाम घोषणाएं जो है, वादे जो है वो भूपेश बघेल सरकार ने पूरे कर दिए हैं। अब आप उसमें नया क्या जोड़ेंगे? देखिए यहाँ एक बड़ी मजेदार बात हुई है। एक उम्मीदवार ने यह कह दिया कि अगर कांग्रेस कर्ज माफी करती है किसानों की तो कौन सी बड़ी बात है कि हम भी कर देंगे। राजीव जी, यहाँ पर जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल, जो कि भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने उन्हें झाड़ लगाई और कहा कि कर्ज माफी हम लोग नहीं करेंगे। ये घोषणा आप सीधे सीधे क्यों कर रहे हैं? ये हमारे घोषणा पत्र में अभी तक तय नहीं हुआ है। तो कर्ज माफी की बात जो है वो भी करने की स्थिति में नहीं है। तो इन इतने सारे घोषणाओं के सामने अब नया क्या रह जाएगा? मोदी जी अगर आते भी हैं तो वो क्या कहेंगे? और तेलंगाना की बात आपको मालूम है कि हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के मामले में जिस तरीके से मोदी जी एक्सपोज हो गए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई, मुझे लगता है कि तेलंगाना भी जाने की वो स्थिति में है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को अब कब आएंगे, कहाँ पे आएंगे देखते हैं, और वो नई बात क्या करेंगे ये देखने वाली बात निश्चित रूप से होगी। बाकी छत्तीसगढ़ में जिस जो अच्छी स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं कि अब लोग इससे भी अब कह रहे हैं कि अब तेलंगाना और मिजोरम के बारे में क्या नया हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब नई घटनाएं जो कुछ होने जा रही हैं वो सब वही होंगी। यहाँ तो लगभग फ्रीज हो चुकी है स्थिति, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन अब नहीं होना है और लगता है भूपेश बघेल सरकार जो है वापसी करेगी, ऐसा सर्वे में भी आ रहा है। बाकी देखिए अब बाकी लोग वोटर्स क्या करते हैं। राजीव जी, वोटर्स क्या कहते हैं 7 तारीख से पहले, जब तक 7 ही नहीं बल्कि ये मान के चलिए कि 3 दिसंबर से पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ जो कुछ विश्लेषण हम कर रहे हैं और जो कुछ धरातल पर देख रहे हैं उस आधार पर यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ ऑलरेडी पैक हो चुका है। कांग्रेस की तरफ छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना या मिजोरम हो, इन राज्यों के चुनावों में जो और उस पर जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो तो है ही। दूसरा विश्लेषण कि यहाँ से 2024, क्योंकि सबकी निगाहें 24 पर टिकी हुई हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सिंह साहब कि मोदी जी अपनी तैयारी 2024 के लिए कर रहे हैं, इसीलिए अभी 2023 के चुनाव में वो नहीं जा रहे हैं। और हो सकता है कि अभी चूंकि चुनाव अभी पूरा नहीं हुआ है और पहला चरण अभी बाकी है, 7 तारीख से चुनाव की शुरुआत है, 7 से लेकर 30 के बीच मोदी जी को हम कई चुनावी सभाओं में देखें भी, लेकिन अभी तक मोदी जी का नहीं जाना ये सवालों के घेरे में ज़रूर है और जिसका विश्लेषण हमारे तमाम साथी कर चुके हैं। अब आपसे यही समझना चाहता हूँ कि क्या भाजपा के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या यहाँ कांग्रेस पार्टी उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद हमारी आपकी नहीं, भाजपा की उम्मीद से ज्यादा यहाँ कांग्रेस पार्टी मैदान में खड़ी दिखाई दे रही है और चुनौतियां पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से जो उम्मीद रखी थी कि कांग्रेस डिफेंसिव रहेगी, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह से इस चुनाव में उतरेंगे, कांग्रेस के अंदर फुटमत होगी, जैसे गहलोत और गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो बात थी, कमलनाथ दिग्विजय की जो बात थी, दिग्विजय सिंह के जो बयान अक्सर बीजेपी उछालती रहती है उसको लेकर भी थोड़ा हंगामा होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर भी भूपेश बघेल और राजा साहब के बीच भी वो इसी को देख रहे थे। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति फूट डालो, तोड़ो और राज करो पर निर्भर थी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पर विद्वान राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं,
उनका अनुभव मुझसे ज़्यादा, उनकी फील्ड भी है, इसलिए इस पर बोलने से थोड़ा मैं कतराता हूँ। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ मैं अपनी बात रख रहा हूँ। दूसरी चीज, मुद्दों की कमी। आखिर आप जनता के बीच जाकर कहेंगे क्या? आप 10 साल से सत्ता में हैं, 10 साल से सरकार में हैं, केंद्र में। मध्य प्रदेश में आप 18 साल से सरकार में हैं। राजस्थान में आप सरकार में आना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में आप सरकार में आना चाहते हैं। तेलंगाना, मिजोरम को छोड़ किनारे कर दीजिए। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे क्या? आपने जो वादे 2014 के अपने घोषणा पत्र में किए थे, जिनको आप संकल्प पत्र कहते हैं, उनमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने आर्थिक मुद्दों पर जो भी काम किए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं हुआ। मैं वंदे भारत ट्रेन को, बुलेट ट्रेन को, रेल रैपिड ट्रेन सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं मानता हूं। ये पूंजी ओरिएंटेड सिस्टम है और किसी न किसी के लाभ के लिए बनाया जा रहा है। मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उस विकास के मामले में हाईवेज नहीं होते, फ्लाईओवर नहीं होते, 6 लेन 8 लेन बड़े बड़े एक्सप्रेसवे नहीं होते, उनमें स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं और लोगों को रोजगार मिलने की जगहें होती हैं, और ये होता है। अब रहा सवाल भ्रष्टाचार का। जब आप भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी दे रहे हैं और मोदी भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगा नहीं, कई बार वो कह चुके हैं, लेकिन जब मोदी कहते हैं कि मैं मोदी भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगा नहीं, वही मोदी भ्रष्टाचारियों को ले आते 1 हफ्ते के अंदर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। ईडी आप इस उम्मीद में भेजते हैं कि साहब वो भ्रष्टाचार खोलेगी, लेकिन जैसे ही अडानी के मामले में सवाल उठाया जाता है, चाहे राहुल गांधी जी सवाल उठाए हों या आपके संजय सिंह सवाल उठाए हों या टीएमसी के महुआ मोइत्रा सवाल उठाई हों, उनके खिलाफ आईटी सेल लग जाती है, उनके मंत्री लग जाते हैं, तमाम लोग जब आते हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा की जांच कर रही है कि उन्होंने पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछा है। सवाल पैसे लेने का नहीं है, सवाल है अडानी के बारे में क्यों पूछा। और यदि वो पैसे लेकर किसी और के बारे में पूछती तो कुछ भी हंगामा नहीं होता। और उसी लोकसभा के स्पीकर के पास निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री का मामला है, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस दिन वो उस पर कार्रवाई करेंगे उसी दिन प्रधानमंत्री की डिग्री की बात उठेगी, और यकीन मानिए वो डिग्री संदेह में है, संदिग्ध और विवादित है। रहा सवाल मिजोरम जाने का। मिजोरम कैसे जाते? मिजोरम के बगल में मणिपुर है। 6 महीने से मणिपुर जल रहा और आज भी स्थिति ठीक नहीं है। कार्रवाई तब शुरू की जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अपनी कार्रवाई शुरू की सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये क्या है, हैरान करने वाली बात नहीं है कि मिजोरम जैसे छोटे राज्य के एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सर आपको आना हो, आइए, हम आपके साथ बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? उन्हें पता है तो जिस इलाके में आपका नाम लेवा कोई शेष ना हो, जिस इलाके में आपके जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वहां आप क्या जाएंगे। शुक्ला जी ने बहुत सही बात कही कि जब अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तो वो कॉरिडोर बताते हैं, राम मंदिर बताते हैं, काशी कॉरिडोर बताते हैं, महाकाल कॉरिडोर बताते हैं और सोमनाथ कॉरिडोर बताते हैं। ये सरकार की उपलब्धियां नहीं है। सरकार इसलिए नहीं चुनी जाती है, सरकार उन मूल मुद्दों के लिए चुनी जाती है जिसको कि जनता फेस करती है, उन्हीं मूल मुद्दों को जिन्हें अब कांग्रेस उठा रही है। और कांग्रेस जिस तरीके से उठा रही है ये जनता के बीच बड़ी तेजी के साथ फैल रही है और लोगों तक जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में जनता को अगर ये समझा जाए कि ईडी के छापे से वो खुश हो जाएंगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी भारी कार्रवाई हो रही है, तो यकीन मानिए ईडी के छापे के बारे में सबकी ये धारणा हो गई है कि ये सब कंकॉक्टेड छापा है और केवल दिखाने के लिए और डराने के लिए। संजय राउत के 4 महीना जेल रहने के बाद एक भी उनके पास सबूत नहीं मिला। अन्य लोगों के साथ भी यही स्थिति है। और आज जो नारायण राणे साहब हैं, महाराष्ट्र के नेता मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी ईडी गई थी। ये जो सरकार में टूट के आए हैं टीएमसी से, उसमें भी एक मुंतशिर साहब हैं, शायद नाम में कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे जो भी नाम है, वो भी ईडी का उनका वारंट निकल चुका था, वो पट से आके मंत्री बन गए। हेमंत बिश्व शर्मा, इन्हें आप हमेशा उन्हीं मुद्दों को उछालते देखिएगा जो धार्मिक मुद्दे होंगे या सांप्रदायिक मुद्दे होंगे। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े धार्मिक प्रेमी हैं और धर्म से उनकी बड़ी आस्था है, इसलिए उन्हें लगाया है, इसलिए गया है। तो जिस तरीके से ये कॉरिडोर के मामले उठ रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे महाकाल हो, चाहे सोमनाथ हो, ये जो मुद्दे उठ रहे हैं इसका सीधा सीधा मुद्दा यही है
कि इन्हीं में उलट के कांग्रेस का कोई नेता कुछ उल्टा बोल दे मंदिर के खिलाफ, कॉरिडोर के खिलाफ, और ये उससे ले उड़े जैसा कि कर्नाटक में ले उड़े थे। कांग्रेस को इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिन मुद्दों पर वो टिके हैं उन्हीं मुद्दों पर टिके रहना चाहिए, और निश्चित रूप से जनता के बीच उनकी साख बढ़ रही है। और ये ऐसी चुनौती है, ऐसी फील्ड है, ये ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा पिच है जिस पर कि बीजेपी चाहकर भी नहीं खेल सकती, क्योंकि आर्थिक मामलों में उसकी स्थिति हमेशा से अस्पष्ट रही है और वो एक प्रकार की विचार धुंधता की शिकार रही है। तो बिल्कुल आपने सही कैप्शन दिया है कि डंका बज गया है। ये विदेश नीति वाला डंका नहीं है, उस डंके की तो बात कभी बाद में होगी। ये चुनाव के डंके की बात है, और जैसा कि आप सब लोगों की राय, मैं भी उसी राय से इत्तेफाक करता हूं कि 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो 3 राज्य हैं जो बिल्कुल सामने जहां की वो लड़ रही है, तेलंगाना मिजोरम में तो नहीं आना है, सभी को पता है, लेकिन जहां पर को उम्मीद कर रहे हैं कि हम शायद राजस्थान में आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि वहां भी आ पाएंगे, और स्थिति कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। बस ये है कि कांग्रेस को अब किसी ऐसे सेल्फ गोल टाइप किसी एक्टिविटी में नहीं फंसना है, जैसे जा रहे हैं वैसे बढ़ते जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार विश्लेषण आपका, और हमेशा की तरह। और उसमें कांग्रेस को क्या कुछ करना है, क्या कुछ बीजेपी कर रही है, और यहाँ से आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी चर्चा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि एक दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी है कि 2023 का ये चुनाव और इसके बाद सीधे 2024 के चुनाव में उनको उतरना है, और उससे पहले अगर एक बड़ी हार मिल जाती है तो फिर क्या मनोबल उनके कार्यकर्ताओं का नहीं टूटेगा, या 2019 को याद करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर 2019 की चर्चा हम करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलवामा सामने आता है, उसके बाद पिछले दिनों सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू सामने आते हैं, तो बहुत कुछ इफ बट में हम लोग उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए उतना ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं हम, और चर्चा यहाँ हम आज की कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी अगर जिस दिशा में चल रही है अमलेंदु उपाध्याय जी, उस दिशा में आगे बढ़ती रहे, जिसमें 2 दिन राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, और यही सिलसिला तमाम राज्यों में है। आप देखिए, मतलब एक नहीं, एक जाता है खेत को जोत के आता है, दूसरा उसमें बीज बो के आता है, फिर फसल काट के भी आते हैं हम, रुपाई करके। ये सब कुछ चल रहा है। अगर ये रहा तो क्या यहीं पर जो परेशानी है बीजेपी की वो साफ दिखाई देती है? क्या राजनीति के अंदर खाने, अगर राजनीति के अंदर जाकर के झांकें देखें तो ये साफ समझ में आ रहा है कि एक जबरदस्त तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस जबरदस्त तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, और सिर्फ तैयारी ही नहीं, एक बड़ी नियोजित तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब इस बार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार अभियान है बहुत ज़्यादा जो है वो मैनेज्ड है, और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी बिखरा हुआ है, और अभी तक तो जो है अपने लोगों को मना रहे हैं और धमका रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं पूरे कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी के बल नेता का। दूसरी बात राजीव जी ये है कि कांग्रेस, जैसा आपने कहा कि भाई 2 भाई बहन जो जुटे हुए जिस तरीके से, और खड़गे जी भी साथ में जुटे हुए हैं कि एक जाता है और दूसरा आ जाता है, एक धान बो के आता है तो दूसरा काट के आता है। सिर्फ काट के ही नहीं आता है धान राजीव जी, वो वहाँ गारंटी भी दे करके आता है कि आपके धान की खरीदी इस रेट पर होगी, और ये कह के आता है कि हमने आपसे वायदा किया था कि 2500 के रेट पे होगी, तो वो 2650 के पे हो रही है। तो ये बड़ी बात जो है मुझे लगता है कि ये है। और जो एमएसपी का मुद्दा लगातार किसान आंदोलन के दौरान उठता रहा, आप देखिए उस एमएसपी को लेकर के कितने सलीके के साथ जब सत्यपाल मलिक के साथ बातचीत हुई राहुल गांधी की, तो सत्यपाल मलिक ने बताया कि देश में एमएसपी की शुरुआत कैसे हुई, और ये बताया कि पंडित नेहरू के समय जो एमएसपी की शुरुआत हुई कि किसानों से वायदा किया कि आपकी फसल जो है हम खरीदेंगे। तो यानी कि एमएसपी को लेकर के कांग्रेस का रुख क्या है, ये भी एक तरीके से किसानों के सामने भी साफ हो गया। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के मसले पे नहीं, बल्कि ये पूरे देश के लिए भी एक जो है वो किसानों के लिए एक पैगाम है। और ये कांग्रेस बार बार कहती है कि हम जो कहते हैं, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम जो है जो कहते हैं वो करते हैं, ये चीज़ें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जो भी बातें कर रहे हैं वो 2047 की बातें कर रहे हैं कि 2047 में ऐसा होगा और 1000 साल के बाद ऐसा होगा। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? अगर 2047 तक होगा सब कुछ होना है तो आपने अभी तक क्या किया, उसका क्या है? तो उसका मुझे लगता है कि कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है। दूसरी बात राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी कुछ आकलन कर रही होगी, और उसमें मुझे लगता है कि उनके सामने एक बड़ी विषम परिस्थिति है।
विषम परिस्थिति ये है कि मान लीजिए राजस्थान में अगर सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी, 1% आप मान लीजिए, ये मान के चला जाए, तो उसमें मोदी जी का क्या योगदान है? फिर तो लोग यही कहेंगे कि राजस्थान में तो हर 5 साल में बदलती है, बदल गई। और अगर नहीं बनती है, जो कि संभावनाएं ज्यादा हैं, नहीं बनेगी, तो फिर मोदी जी क्या कर रहे थे? या तो गहलोत रिपीट कर गया, रिवाज टूट गया। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर के अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि जो छीन झपट के उन्होंने सरकार बनाई थी, उसको बचाएं किसी तरीके से। अगर बच जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बचा ली, लेकिन अगर कांग्रेस वहां आती है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, तो फिर मोदी जी क्या कर रहे थे? मतलब अधिकारियों को धमकी देना, अपने कार्यकर्ताओं को धमकी देना भी अगर काम नहीं आएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इन 2 राज्यों में तो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ज्यादा संकट है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में कहीं दिख भी नहीं रही है, और तेलंगाना में तो कहीं है ही नहीं, मिजोरम में तो प्रधानमंत्री स्वयं नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने पहुंच जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति या तो भी तय नहीं कर पाई है, और अगर तय कर ली है उसने अपनी चुनावी रणनीति, तो यही रणनीति तय की है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सेफ जोन में रखा जाए, कोई भी बात जो है मोदी जी ऊपर ना आने पाए। इसीलिए अमित शाह जी वो लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। हो सकता है मोदी जी बाद में जाएं, कुछ जगहों पर जाएं और धुआंधार प्रचार भी करें, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करें। अभी तो हालांकि वो पहाड़ों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से बाबा मंदिरों में जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगता है नए शंकराचार्य वही बनने वाले हैं, कोई कंपटीशन चल रहा है शंकराचार्य बनने का। अब देश उनको ही शंकराचार्य मान लेगा, ऐसा लगता है वो, जिस तरीके से मंदिरों में जा रहे हैं। आप देश का काम छोड़ के जहाँ घूम रहे हैं, तो वहाँ आपका काम नहीं है। या तो देश का काम कीजिए, वरना चुनाव का काम कीजिए, जिसके लिए आप 18 घंटे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, तो वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ज्यादा संकट है। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को काफी संकट में डाल दिया। जिस तरीके से जो विवाद की खबरें राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रही है राजीव जी, वो मुझे लगता है कि वो 2024 में केंद्र में भी इसी तरीके के समीकरण बनने की ओर काफी कुछ इशारा कर रही हैं। अगर केंद्रीय गृह मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो है, उनके साथ जो है जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कर सकते हैं, ऊंची नीची बातें हैं, और अमित शाह जी अगर जाके धमका सकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई असर नहीं हो रहा है, तो ये साफ साफ संकेत मिल रहा है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। फिलहाल तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उसमें किसी तरीके से मोदी जी को सेफ जोन में रखना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य बन गया है। सरकारें आए या जाएं, इससे मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल आना चाहता हूं सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, क्या कुछ आप देख रहे हैं, कैसे डंका बज रहा है इधर कांग्रेस का, और कैसे उधर मोदी जी चुनौतियां झेल रहे हैं, अपनों के भी और परायों के भी? देखिए राजीव जी, मैं एक और चीज देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि जो क्राउड इकट्ठा होता है राहुल गांधी की मीटिंग में, प्रियंका की मीटिंग में, और मोदी जी अमित शाह की मीटिंग में। खैर अमित शाह जी की मीटिंग में तो खाली कुर्सियां भी ज्यादा होती हैं, लेकिन जो भी लोग होते हैं जरा उनको फोकस करके देखिए, उनको जूम करके देखिए, वो लोग कौन हैं, किस क्लास के लोग हैं। जो कर्नाटका के इलेक्शन में राजीव जी हमने देखा था, कर्नाटका में कास्ट और सोशल कॉम्बिनेशन से ज्यादा जो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन था वो बहुत बड़ा दिखाई पड़ा था। जो गरीब जनता थी, जो सताई हुई जनता थी, जो अल्प मध्यम वर्ग था, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा था। जो अपर मिडिल क्लास था और जो अपर क्लास था वो बीजेपी के साथ जुड़ा था। अगर आप दोनों की जनता का जो सेगमेंट है, जो कि इनको सुनने आता है, उसको फोकस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें वो सुनने वाले लोग होते हैं जो सताए हुए हैं, जो आर्थिक रूप से पिछले 9 साल से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और देखिए दूसरी बात ये होती है कि जब भी, अब पता नहीं मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है वो कौन बना रहा है, उनका स्ट्रेटेजिक एडवाइजर कौन है, लेकिन देखिए देश में कितने लोग होंगे राजीव जी जो दिन में 5 बार ड्रेस बदलते होंगे। राहुल गांधी ने इस मूल को पकड़ लिया। राहुल गांधी अगर एक ही टी शर्ट में सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, और मोदी जी अभी भी 5 बार ड्रेस बदल रहे हैं। महात्मा गांधी एक धोती में हिंदुस्तान में क्यों घूमा करते थे? क्योंकि गांधी जी जानते थे कि देश की जनता से अगर आत्मसात होना है, अगर उनसे आपको संवाद स्थापित करना है, तो आपको वैसा ही वेशभूषा स्थापित करनी होगी जो देश की जनता पहनती है। मोदी जी की अभी भी देखिए, उनकी बॉडी में रिजिडिटी देखिए आप, उनके अंदर जब वो चलते हैं तो ऐसा चलते हैं जैसे लोकतांत्रिक नेता नहीं चल रहा है। राहुल गांधी के
बॉडी लैंग्वेज में, उनके चलने के ढंग में आपको एक लचीलापन दिखता है। तो देश की 80% जनता जिनसे अपने को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं राहुल गांधी, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो 15-20% ऐसी जनता जो कि अलग अलग तरह से पैसे कमा रही है, जिनके ऋण माफ हो रहे हैं या जिनको मिडिल मैन की तरह कोई बहुत ज्यादा फायदा होता है, बिचौलियों की तरह फायदा हो रहा है, वो जो है एक तरफ दिखाई पड़ती है और देश की गरीब जनता एक तरफ दिखाई पड़ती है। देखिए यही कारण है तेलंगाना में बीआरएस को रोज लोग छोड़ रहे हैं और हर स्टेट के अंदर बीजेपी को छोड़कर लोग जाने की तांता बंधा हुआ है। जो वरुण गांधी की बात हुई, जिस प्रकार से उमा भारती की बात हुई, जिस प्रकार से अजीत पवार के विधायक के साथ घटना घटी और जिस प्रकार से वहां पे पूरा का पूरा 30% एक समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया, वहां तो डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र में तो डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र में तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर जो 80% जनता जो देश में एकता संगठित रहना चाहती है, वो एक तरफ हो गई है और जो 15-20% देश को तोड़ने वाले लोग हैं, वो दूसरी तरफ से संगठित हो गए हैं। तो ये नक्शा दिख रहा है अगले महीने क्या होने वाला है और मई जून 2024 में क्या होने वाला है। अगले महीने और उसके बाद मई जून 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या अपने ही कर रहे हैं भाजपा का खेल खत्म, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कैसे बजा दिया है डंका, चुनावी डंका की बात हो रही है। तो ये तमाम बातें हम कर रहे हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देख रहे हैं आप? क्या अभी एक विश्लेषण आपने किया था अपने पहले वक्तव्य में कि कैसे अपने ही खेल खत्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरा विश्लेषण इसी सवाल से कि राहुल और प्रियंका की जो रणनीति है, इस पर आपसे समझना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं इसको? राजीव जी देखिए, जब कांग्रेस इन 5 राज्यों में जा रही है तो कांग्रेस के पास 2 चीजें जो हैं, उनके पास 2 बड़े एसेट हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा का एसेट है और दूसरा एसेट है कर्नाटक और हिमाचल की जीत। और इस कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस गई और इसमें देखिए राहुल गांधी से ज्यादा महत्वपूर्ण जमीन पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, राहुल गांधी जो तमाम धूप छाव में उनके खिलाफ कैंपेन में भी वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ घूमते हैं और बोलते हैं। जो कार्यकर्ता है और जो स्थानीय नेता हैं, उनके कॉन्फिडेंस में इसका असर पड़ता है और जनता में तो एक संदेश जाता ही है। तो ये सबसे बड़ा एसेट है। और एक मैं एग्जांपल देता हूं कि ये एसेट कैसे काम कर रहा है। तेलंगाना में गीग वर्कर्स 4.5 लाख से ऊपर हैं। पूरे देश में 1.25 करोड़ से ऊपर गीग वर्कर्स हैं। गीग वर्कर्स के जो यूनियन है वहाँ पे, और उसके जो प्रेसिडेंट है शेख सलाउद्दीन गीग वर्कर्स के प्रेसिडेंट है, यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। वो बीआरएस के नेताओं से ही मिले और बीआरएस के मैनिफेस्टो में गीग वर्कर्स का कोई मेंशन नहीं हुआ। उनके वेलफेयर, नारायण मूर्ति जो घंटे बता रहे हैं काम करने के कर्मचारियों के, गीग वर्कर्स उससे ज्यादा काम करते हैं। वो 16 घंटे काम कर रहे हैं और तमाम पोल्यूशन में और सड़कों में और ट्रैफिक के बीच में वो काम कर रहे हैं। गीग वर्कर्स यूनियन के जो नेता हैं शेख सलाउद्दीन, ये राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं, बात हो चुकी है। राजस्थान में गीग वर्कर्स का कानून आ चुका है। कर्नाटक में चुनाव जीतते ही वेलफेयर बोर्ड बन चुका है। ये इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा, इसका जवाब बीआरएस के पास भी नहीं है तेलंगाना में। तो ये जो बातें हैं राहुल गांधी प्रियंका की, उसकी जो तस्दीक हो रही कि जो वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं वो उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में करके दिखाया। इसका एक संदेश जो है इन राज्यों में जा रहा है। और दूसरी एक और जो राजीव जी बात ये है कि बहुत सारे जो लोकल इक्वेशंस हैं, वो लोकल इक्वेशंस के बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए भीम आर्मी और आरएलपी का गठबंधन हो गया, जो हनुमान बेनीवाल की जाटों की पार्टी है और भीम आर्मी की। अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे
पिछले चुनाव का, तो बेनीवाल साहब की पार्टी ने ज्यादा नुकसान बीजेपी का किया था। बिल्कुल प्रशांत जी, उस पे भी आएंगे। जब हम राजस्थान का विश्लेषण अलग अलग ढंग से करेंगे तो ये भी करेंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक मोटा मोटी जो पिक्चर अभी पांचों राज्यों के बन रहे हैं और उसमें कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो रणनीति है, इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, जिस पे अभी बात कर भी रहे थे और तमाम दूसरे साथियों से भी ये बात यहाँ समझना चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि ये पहला चुनाव ऐसा है और एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, क्या हम इससे पहले वाले चुनाव यानी कि कर्नाटक के चुनाव को देखें और उसको सामने रखें तो क्या ये पूरे के पूरे पांचों राज्यों के चुनाव को कर्नाटक के चुनाव के तौर पर बीजेपी, माफ करें, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है? एक बड़ा सवाल यहां है। और चूंकि प्रशांत जी, हम और आप 10 दिनों तक लगातार कर्नाटक के चुनाव को कवर करके आए थे और उसके बाद भी कर्नाटक गए थे हम लोग, जिस समय भारत इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, और उससे पहले और उसके बाद के फर्क को भी हम लोगों ने बताया था अपने तमाम दर्शकों को। तो ये भी यहाँ, क्योंकि हम लोग तमाम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कांग्रेस ने अपनी रणनीति को चेंज कर दिया है, इस पर चर्चा लाजमी जरूरी है। इसलिए यहां पे इस पर कुछ कहना चाहते हैं प्रशांत जी तो जरूर कहिए, और फिर सीधा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी के पास में। हाँ, इसीलिए देखिए राजीव जी, मैंने जो उदाहरण दिया भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक और हिमाचल का, जहां पे इन दोनों की प्रेजेंस थी और ये प्रेजेंस अब दिखाई दे रही है और मोदी साहब की एब्सेंस है। तो जब तक मोदी साहब आएंगे तब तक वो काफ़ी जो संवाद है जनता से, वो और विमर्श है, वो जनता के बीच में जा चुका होगा। और इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ गीग वर्कर्स का जैसे, तो ये सारी चीज़ें जनता के बीच में जा चुकी हैं। अब मोदी साहब आएंगे तो वो एक अलग तरीके की मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वो क्या करेंगे। मोदी साहब वहां पे हिंदू मुसलमान का एक पैकेज लेकर आएंगे और वो तमाम थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। हमारे आपके बीच में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी थे और अभी से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने इस वीडियो को जारी किया है। उस वीडियो की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों। पूरा वीडियो अभी तक आप तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि हम चर्चा कुछ और कर रहे हैं और समय भी खत्म हो रहा है। पूरा वीडियो बाद में आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी ने इस मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में क्या कुछ किया है उसकी पूरी तस्वीर यहां पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और लगभग आधा घंटा पहले राहुल गांधी ने इस वीडियो को उनके अपने ही चैनल पे जारी किया है और इस पर उनका अपना खुद का जो अनुभव है वो साझा कर रहे हैं। ये आप लगातार हमारे चैनल पर, जब हम अभी एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे विश्लेषक साथियों के जो आप विचार सुन रहे हैं, उन विचारों के साथ साथ इस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन साथ साथ हम चुनावी और राहुल और प्रियंका की रणनीति, कांग्रेस पार्टी की रणनीति, मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति, इस पर चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद से पूरी की पूरी रणनीति चेंज कर दी है। यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रशांत जी। जी, तो जो इस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं वो तो अपना एक अलग अलग संदेश तो दे ही रहे हैं और वो रेजोनेट कर रहा है जनता के बीच। जो बात मैं कह रहा था कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता और खासकर राहुल गांधी अगर इन चुनावों को लगातार समय दे रहे हैं और एक विमर्श जनता के बीच में ले जा रहे हैं, जिसमें कि ओबीसी का, सामाजिक न्याय का, रोजगार का, जातिवार जनगणना का, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी ये कहा था कि ये सारे वो पॉइंट हैं जहां पे मोदी साहब एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो एक तरीके से केवियट है ये राहुल गांधी का और वो मोदी साहब वहां पे कुछ और उनको करना होगा और जितना देर मोदी साहब करेंगे उतना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ज़मीन बना देंगे। प्रियंका गांधी ज़्यादा जोर देती हैं रोजगार पे और आर्थिक मसलों पे और राहुल गांधी सामाजिक न्याय पे जोर दे रहे हैं। तो सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना, ये दो ऐसी चीज़ हैं जहां मोदी साहब की एंट्री हो नहीं पाएगी। वो बोलना कुछ नहीं चाहते इस पे अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो और ये जो रणनीति जैसे चेंज हुई है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे मोदी जी या बीजेपी घिरते चली जा रही है। सुनील शुक्ला जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जो ने आज ये वीडियो जारी किया है
बहुत सामयिक है। सामयिक इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री जी को स्वर्ण मंदिर का एक स्मृति को दिया गया था, चिन्ह दिया गया था, और आज ये खबर आई है कि वो उस स्मृति स्मारक को बिक्री के लिए रख दिया गया है। इससे इस समुदाय के ऊपर की गंभीर प्रतिक्रिया सामने आई है और बहुत ही नाराजगी लोगों ने व्यक्त की है कि हम इस तरह की जो हमारा एक बहुत ही सम्मान और आदर का एक स्थान है, जिसे हमने आपको सम्मान पूर्वक सौंपा, आप उसको अपने पास नहीं रख करके आप उसकी बिक्री कर रहे हैं। इस लिहाज से आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उस समाज को संदेश देने के लिए कि एक ऐसा नेता जो समाज के साथ, उस समाज के पवित्र स्थानों के साथ, वहां की गतिविधियों के साथ अपने आप को कितना जुड़ा हुआ महसूस करता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी जो सबसे सर्वाधिक पवित्र स्थान सिख समुदाय मानता है, उसका जो प्रतीक चिन्ह उनको दिया गया था उसको उन्होंने बिक्री के लिए सार्वजनिक किया हुआ है। इस लिहाज से इस वीडियो का महत्व है और संभवतः राहुल गांधी ने बड़े मौके पर इसको रिलीज किया। आपने बात कही कि राहुल गांधी और कांग्रेस की, मेरा अपना मानना यह है कि कर्नाटक ही दोहराया जाना है इन तीनों राज्यों में, जहां बीजेपी मध्य प्रदेश में खासतौर से इसलिए कर्नाटक दोहराया जाना है कि मुद्दों की राजनीति कांग्रेस ने कर्नाटक में की और उन जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया उसका कोई भी काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपनी जानी पहचानी राजनीति वहां चलाने की कोशिश की, वह थी ध्रुवीकरण की, जिसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगर आपकी गवर्नेंस की विफलताएं हैं, जो लोगों से आपने वायदे किए तो आपने उसको अगर पूरा नहीं किया है, लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन या उनकी बेहतरी के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किए हैं, तो आपके द्वारा शुरू किया जा रहा कोई भी नैरेटिव, कोई भी आश्वासन चलने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को कोई आश्वासन देती है तो वह इसलिए मानी जा सकती उन लोगों के बीच में कि इसी रमन सिंह सरकार ने उनको बोनस देने का वायदा किया था और 2 साल तक नहीं दिया, उस अपने वादे से मुकर गई। उसी आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों में जो धान की खरीद का मूल्य है वो उसमें बहुत अंतर है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार की तुलना में छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की बेहतर कीमत दे रही है। तो आप जो बात कहना चाहते हैं वो आपकी चलने वाली नहीं है। ये इस कारण से मेरा अपना मानना है कि मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं, उन मुद्दों को ला करके कांग्रेस महत्वपूर्ण हो गई है और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो उसने योजनाएं घोषित की थी उसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने लागू किया। आज जो कर्नाटक में या मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने उसको लागू किया और कांग्रेस के नेताओं ने अपना पब्लिक रेट बेहतर किया। इस वजह से उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है और यह विश्वसनीयता ही उनकी ताकत है। और इस आधार पर मेरा मानना यह है कि इन 2 राज्यों में तो बीजेपी बात भी नहीं कर रही है, 3 राज्यों जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उन राज्यों में भी कांग्रेस जहां सत्ता में है उसमें उसकी एज बनी हुई है और अपनी सत्ता को बनाए रखने में सफल दिखती है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो परिणाम बताएगा, लेकिन आज जो माहौल है उस माहौल का में जो कांग्रेस ने मुद्दे खड़े किए उसका काट बीजेपी के पास नहीं। बीजेपी ने कोई माहौल नहीं बनाया, किसी चाहे राजस्थान में चाहे छत्तीसगढ़ में कोई राजनीतिक माहौल सरकारों के खिलाफ नहीं बना पाई और मुझे लगता है कि यह उसकी बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई है। तो नेतृत्व का अभाव, संगठन की कमी, पार्टी में विद्रोह, उम्मीदवारों के चयन को लेकर के पार्टी में अंतर्विरोध और मुद्दों की कमी, इन तमाम वजह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों में वह राजनीतिक माइलेज नहीं लेने में सफल हो पा रही है जो कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में लेने में सफल हो गई थी। जी बिल्कुल, शानदार विश्लेषण। जरा एक बार आना चाहता हूं उधर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस ने रणनीति अपनी चेंज कर दी है? ये कांग्रेस की रणनीति कर्नाटक से जो बदली है और कर्नाटक को जिस तरह कर्नाटक में जैसा प्रतिसाद मिला है उससे बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हुई है। बीजेपी उससे चिंतित है। जाति जनगणना की बात कर लें, जनता को दिए जाने वाले लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधा की बात कर लें, उन सारे मुद्दों को बीजेपी चुराने की कोशिश कर रही है और मध्य प्रदेश में कुछ मुद्दे चुरा भी लिए हैं। तो बीजेपी के सामने कांग्रेस एक आदर्श लग रही है। कांग्रेस की तरह बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। बीच में मंदिर की बात करना जरूरी इसलिए कि उसके पास कहने के लिए कुछ है नहीं और
कांग्रेस जिस तरह आक्रामक होकर पिछली सरकारों के बाकी उपलब्धियां पूछ रही है, उसके जवाब में बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है या बहुत कम बातें हैं। इसीलिए वे बार बार मंदिर की बात करते हैं, पार्टियों के आपसी झगड़े की बात करते हैं, 1984 को ले आते हैं, कभी 1975 को ले आते हैं, क्योंकि वर्तमान में कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अमित शाह ने अभी कहा कि आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी के राज में 10 साल में जो काम हुआ और मोदी जी के राज में 9 साल में जो काम हुआ, उसकी तुलना कर लीजिए। अब आप देखिए कि दोनों की तुलना करना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह के राज में 10 साल में भारत ने जितनी आर्थिक तरक्की की, भारत ने नहीं की। हमारी जीडीपी रही 9 साल में हम जीडीपी ला पाए। जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही थी, यूएस जैसी इकोनॉमी चौपट हो रही थी, तब भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी। यानी आज हम जो कुछ भी हैं, जहां भी खड़े हैं, उसमें मनमोहन सिंह जी का योगदान है, लेकिन बीजेपी उस सब योगदान को मानने के बजाय उसे नकार रही है और मंदिर को, उद्घाटन को, एक बात और बार बार कही जाती कि चीनी माल का बहिष्कार कीजिए। अरे भाई, 3000 करोड़ की पटेल की प्रतिमा आप बनाते हैं तो चीन से बनवा। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में आप शंकराचार्य की मूर्ति बनाने की बात करते हैं 108 फीट की, तो वो आप चीन से बनवाते हैं। यानी सरकार 3000 करोड़ की मूर्ति चीन से खरीदे वो ठीक है, लेकिन एक आम आदमी अगर 100 रुपए की बिजली की लट्टू खरीद ले चीनी, तो वो ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई? दूसरी बात है कि जो चीनी माल का आयात हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? सरकार रोक दे, लेकिन लोगों को भरमाने के लिए बातें वही कि देखिए चीन बड़ा खतरनाक है, चीन का सामान मत वापरिए। पर सरकार क्यों वापर रही है? लेकिन सरकार वापरेगी और अनावश्यक खर्चे कर रही है सरकार। अगर पटेल की प्रतिमा इतनी ऊंचे नहीं होते, 3000 करोड़ के नहीं होती, 1 करोड़ की भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखाना है, क्योंकि ये सब दिखावे की, शोमैनशिप की जरूरत उन्हें लगती है कि हम दिखा दें। एक के घर में, जैसा मैंने कहा कि एक के घर में एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पे वो 2 लाख रुपए फीस दे रहा है, लेकिन दूसरा परिवार 2 लाख रुपए का टीवी ला रहा है और कहा देखिए हमने कितनी तरक्की की, हमारे पास 2 लाख रुपए का टीवी है, हमारे पड़ोसी के पास नहीं। तो बीजेपी इसी तरह के प्रचार की शौकीन है, क्योंकि ये सुविधाजनक है, इसमें कुछ करना नहीं होता, पढ़ने में मेहनत लगती है, बच्चों को पढ़ाने में त्याग लगता है, टीवी खरीदने में कोई त्याग नहीं लगता। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहाँ हम जानना समझना चाह भी रहे हैं कि आखिर इस रणनीति, जो कांग्रेस की रणनीति है, ये क्या है और तैयारियाँ किस दिशा में जा रही हैं कांग्रेस की, क्या बदलती। आपके पास भी आना चाहता हूँ शकील अख्तर जी, कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, इतना लंबा अनुभव है आपका, लगातार कांग्रेस कवर करते हैं, उस हिसाब से भी आपसे बेहतर कौन बताएगा कि क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति चेंज कर दी है? चुनाव जीतने वाली रणनीति पर अब कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। हालांकि शायद मैं ही गलत होऊंगा, क्योंकि चुनाव कांग्रेस कई बार जीतती आई है, 2018 के चुनाव भी तीनों राज्य जीत करके कांग्रेस आई थी, लेकिन अभी 5 राज्यों को जीतने की जो रणनीति है उस पर, और इससे पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हिमाचल और कर्नाटक जो है टर्निंग पॉइंट थे। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस के तीनों बड़े नेता, अध्यक्ष का पहला चुनाव था ये खड़गे जी का, और राहुल और प्रियंका लगातार वहाँ रहे और लगातार उन्होंने जनसभाएं की, लोगों से मिले, तो उसका परिणाम सामने आ गया। तीनों ने वहाँ जितनी मेहनत की है उसी तरह की मेहनत अब ये 5 राज्यों में कर रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि चुनावी राज्यों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और आप जो ये ऊपर लिख रहे हैं कि राहुल प्रियंका ने बजा दिया डंका, तो ये वाकई डंका बजा दिया। और किस तरह बजा दिया, इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। मध्य प्रदेश में 3 बार के सांसद कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो है वो बीजेपी में चले गए थे। वो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने बीजेपी में गए, वो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, बीजेपी में जाए क्या करूँगा, वो बीजेपी से वापस आ गए। ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि आदमी एक दिन गया
और दूसरे दिन वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, क्या मैसेज है कि मध्य प्रदेश में बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि वहाँ पे बीजेपी नहीं जीत रही है जी। और इसका एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। मध्य प्रदेश का जो मीडिया है, बीजेपी के जो नेता हैं, वहाँ पे वो एक खबर चला रहे हैं लगातार। अब उनके पास और कुछ नहीं है और खबर ये है कि कांग्रेस के दो बड़े नेताओं में मनमुटाव। वो बड़े नेता कौन है? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। अब दिग्विजय सिंह ने कल खुद एक वीडियो जारी करके बता दिया कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं है और दोनों नेता इतने सीनियर हैं, वो ये बात जानते हैं कि हमें जीती हुई बाजी नहीं हारना है। इस वक्त कांग्रेस जब वहाँ जीत रही है और बात इसकी हो रही है कि वो 150 जीतेगी या 150 भी क्रॉस कर जाएगी, ऐसे में जो सीनियर मोस्ट नेता हैं दोनों, और जिसमें ये बात स्पष्ट है, खुद दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि भाई कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो काहे का झगड़ा जी। अरे इसको टिकट दिया, उसको टिकट नहीं दिया, ये तो हर चुनाव में होता है। और ये तो अभी सबसे ज़्यादा राजस्थान में हो रहा है, लेकिन राजस्थान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पहली बार जो है 5 साल में गहलोत और पायलट दोनों साथ साथ खड़े हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि अगर हम साथ खड़े हुए तो जीत जाएंगे। बिल्कुल। अभी राजस्थान में आधे से ज़्यादा टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। आज अभी सीसी की मीटिंग भी हो गई, कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी राजस्थान की। तो थोड़ा उलझा हुआ मामला है। उलझा हुआ मामला क्यों है? क्योंकि जीतने की उम्मीद है। वहाँ पे हर आदमी के 10 आदमी हैं, हर एक के ऊपर दबाव है कि मेरे आदमी को टिकट दिला दीजिए, तो इसकी वजह से वहाँ देर हो रही है। एक आध बात हम और कहेंगे कि जो ख़ास बात है, अभी जिक्र जो हो रहा था कि प्रियंका गांधी का, तो सब लोग देखते हैं। हम एक बात बता दें, शायद यहाँ पे हमने नहीं बताई होगी अपने चैनल पे, कि प्रियंका गांधी जो है इंदिरा गांधी की साड़ियों को आल्टर कर करके पहनती है। मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो एक बार ड्रेस पहन लेते हैं उसको रिपीट नहीं करते हैं। राहुल गांधी के बारे में भी कहा कि राहुल गांधी एक ही टी शर्ट में घूम रहे हैं जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको बहुत अलग बनाती हैं। ये जनता के अपने बीच के लोग हैं और जनता के साथ जैसा होता है वैसे ही रहते हैं ये। इसीलिए जो है कि जनता में जब ये जाते हैं तो जनता इनको पसंद करती है। और ये जिस स्ट्रेटेजी का आप जिक्र कर रहे थे, वो स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, और वो राहुल और प्रियंका ने अब शुरू कर दिया है। और राहुल और प्रियंका जितना ज़्यादा जनता के बीच जाएंगे, जितना कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उतने ही कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ताओं से जितना मिलेंगे, और कार्यकर्ता अगर मोबिलाइज हो गए, कार्यकर्ता अगर निकल के बाहर आ गए, वोटर्स को निकाल के वो पोलिंग बूथ तक ले आए, तो आप समझ सकते हैं। और पिछली दफ़ा खासकर छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ था, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। कमज़ोर इस सेंस में कि जितनी सीटें आनी चाहिए थी, खासकर राजस्थान में उतनी सीटें नहीं आई थी, और आपने मध्य प्रदेश में देखा ही। लेकिन अब क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति चेंज कर ली है, इसकी चर्चा हम इस सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास। क्या आपको लगता है या आपको भी लगता है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति चेंज कर ली है और ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जहां 2 नहीं बल्कि 3 हैं, राहुल, प्रियंका और खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं। इनकी तिकड़ी जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश ऑलरेडी भर चुकी है, इनकी तिकड़ी, ऐसा माना जाए। और क्या ये टर्निंग पॉइंट है जो चुनाव पिछला था, यानी कर्नाटक का चुनाव, वहां से अब इन 5 राज्यों को जीतने की, और ऑलरेडी राहुल गांधी हुंकार भर चुके हैं और कह चुके हैं हम 5 राज्य जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल शकील अख्तर जी ने जो कहा कि शकील अख्तर जी ने जो कहा कि कर्नाटक और हिमाचल का जीत टर्निंग पॉइंट है, वो बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ अमरेंद्र जी की बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस की रणनीति नियोजित ही नहीं बल्कि बड़ी खूबसूरती के साथ ये प्लान है। और लक्ष्य जब चुनाव का है, सामने जब चुनाव हो तो चुनाव जीतना एक अनिवार्य स्थिति भी है, उसे जीतना भी चाहिए। आगे लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और इसी से आप सत्ता में आते हैं। आपके सारे वादे, आपका सारा इरादा, इसी के द्वारा आप जनता के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आधार देता है। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आखिर मोदी जी इन क्षेत्रों के, इन राज्यों के दौरों के बजाय गुजरात क्यों जा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि तमाम सर्वे जो आप लोगों को दिखते हैं,
सोशल मीडिया पे या गोदी मीडिया पे कह लीजिए, जो भी अखबारों में जो नामचीन कंपनियों के सर्वे दिखते हैं, उन सभी सर्वों से अलग एक सर्वे होता है गवर्नमेंट का अपना, वो सरकारी सर्वे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है। और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सर्वे इन सर्वे की तुलना में कम प्रामाणिक नहीं होता, लेकिन वो पब्लिक नहीं होता, वो कभी पब्लिक नहीं होता। वो गोपनीय डॉक्यूमेंट है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसी के अनुसार लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, सरकार के लोगों को, कि जमीन पर चल क्या रहा है। कभी कभी वो सर्वे मिसलीडिंग हो जाता है एक आध बार, लेकिन ज्यादातर वो मिसलीडिंग भी टॉप लेवल पे जाके होता है। नीचे से जो अधिकारी बना के भेजते हैं वो बिल्कुल सही और हकीकत होती है। जैसे कर्नाटक में भी जैसे ही मोदी जी को पता लगा कि अब वहां वो स्थिति नहीं रही, उन्होंने वहां से भी थोड़ी अपनी आवाजाही कम कर दी, नड्डा जी को आगे कर दिया। और मेरी बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी ये चाहती है और मोदी जी भी ये चाहते हैं कि इनको बचा के रखा जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए किसी भी हमले से, किसी भी हार के अभिशाप से, किसी भी हार के परिणाम से, क्योंकि जल्दी ही 2024 होने वाला है। और अंत में एक बात ये कह के छोड़ूंगा कि मैं समाप्त करूंगा कि मुझे राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, इन तमाम लोगों और खड़गे साहब या कांग्रेस के नेताओं की एक चीज जो बहुत पसंद है कि जनता से इनकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जनता से इनका संवाद बहुत ज्यादा है, जनता के हर क्षेत्र से लोगों से एक संवाद है, चाहे वो पिज्जा के डिलीवर करने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हो, किसान का आपने दिखाया ही है, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी तरफ जब आप नरेंद्र मोदी जी को आप देखते हैं रोड शो करते हुए, तो रोड शो मुझे शुरू से ही एक सामंती प्रदर्शन रखता हुआ, आप हाथ जाते हुए चले जाते हैं, जैसे लगता है कि आप राजा हैं। तो जब इलेक्शन के दौरान आप राजा के रूप में जाएंगे तो जनता नहीं देखेगी। यही तो अवसर है जहां जनता खुद को राजा समझती है और आपको अपने सेवक के रूप में चुनती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने जिस तरीके से जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है, और ये कांग्रेस का आज का नहीं है, ये 100 साल पहले गांधी जी जब आए थे तो गांधी जी का सबसे एकमात्र उपलब्धि यही थी शुरुआती दौर में कि उन्होंने जो कांग्रेस आजादी की बात ड्राइंग रूम में करती थी उसे निकालकर गांव-गांव फैला दिया, चौराहे पर ला दिया और सड़कों पर ला दिया। आज इसी चीज की जरूरत है और ये चीज हो रही है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की रणनीति बहुत नियोजित है और इन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी तक तो यही संकेत आ रहे हैं, आगे के बाद चुनाव परिणाम जाने। बिल्कुल। दीपक जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं केवल एक बहुत छोटी सी बात की, लगभग सब लोग ये मान रहे हैं कि कर्नाटक जो है टर्निंग पॉइंट था। कर्नाटक के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हिम्मत इतनी बढ़ी और इतना विश्वास उसने अर्जित कर लिया कि आखिरी समय में जब घोषणा पत्र तैयार हुआ तो एक अप्रत्याशित घोषणा की गई और वो की गई थी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की। मतलब उस समय तक कांग्रेस इसके पहले जो थी वो फॉलो करती थी, भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाके खेलने की कोशिश भी करती थी, लेकिन उसे ये अलग रास्ता मिल गया था और उन्हें पता चल गया था कि अब जनता हमारे साथ इतनी है कि अब हम इस सेंसिटिव मुद्दे को भी हाथ लगाएंगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए मोदी जी ने उसे भुनाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने कहा कि देखिए बजरंग दल पर ये प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, उन्होंने बाकी उसको देखिए बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की, बजरंग बली की का जयकारा भी लगवाया, लेकिन वो सब भी वहां पर नहीं चला। तो इसका मतलब है उसके बाद जो है कांग्रेस को एक वो राह मिली और उसको पता चल गया कि ये मुद्दे अब जो है भारत के राजनीति पे उसके विमर्श का हिस्सा नहीं है। अब हमें जो चलना है वो एक विकास का रास्ता पकड़ना है। इसलिए देखिए आप पिछले 5 राज्यों के जो चुनाव का जो प्रचार हो रहा है उसमें कहीं भी धार्मिक और ऐसे इश्यू जो है उसको न तो टच किया जा रहा है, और अगर कोई उसको कोशिश कर भी रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में देखिए तो कवर्धा और बीरनपुर में जो हुआ था उसको लाने की कोशिश की, लेकिन अब वो कहीं चल नहीं रहा है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कमेंट आप लोगों के बीच रखकर आप लोगों से विदा लूंगा। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं, चूंकि संदर्भ यही है कि 2 गोल खाकर, 2 गोल मतलब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार कर 2 गोल खाकर वह बीजेपी व मोदी जी बिखर गए हैं, उनकी मति मारी गई है। मेरा आकलन यानी विनोद प्रकाश गुप्ता सलभ साहब का आकलन है कि मध्य प्रदेश में 143 सीटें कांग्रेस को, राजस्थान में 118 सीटें, तेलंगाना में 65, तेलंगाना में दोस्तों आपको बता दूं कि 119 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 60 चाहिए, 65 सीटें
तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में 68 से 75 सीटें। पिछली दफ़ा 68 सीटें कांग्रेस जीती थी और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मिज़ोरम में 40 सीटों का मिज़ोरम जो है वो विधानसभा है और उसमें 16 से 21 सीटें बीजेपी ज़मीन सूंघेगी, अब ये तय हो गया है। तो सबके अपने आकलन हैं और आकलन आप लोग लिखा कीजिए, मज़ा आता है कम से कम देखना, सुनना, पढ़ना, और ये आकलन अभी चलते रहेंगे तब तक जब तक कि चुनाव के रिजल्ट सामने ना आ जाए। और हम तमाम हमारे साथी, विश्लेषक साथी जो जुड़ते हैं वो विश्लेषण अपना तो करते ही हैं, और कैसे क्या कुछ चल रहा है धरातल पर राजनीतिक विश्लेषण ज़रूरी भी है वो करना, क्योंकि देश राजनीति से, देश का संविधान राजनीति से, देश का लोकतंत्र राजनीति से, और देश चलाने के लिए इसी के इर्द गिर्द आप सबको, हमको सबको रहना पड़ता है, इसलिए भी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी तो चले गए हैं, लेकिन विजय शंकर सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर स्टूडियो में हमारे साथी शकील अख्तर जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और साथ में 2 साथी और जुड़े थे, सुनील शुक्ला जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी।